संविधियों का निर्वचन। अब निर्वचन क्या होता है? निर्वचन का सीधा-साधा अर्थ होता है अर्थ निर्धारण। अब निर्वचन कह लो, व्याख्या कह लो या अर्थान्वयन कह लो, एक ही बात है, लेकिन फिर भी निर्वचन और अर्थान्वयन में अंतर किया जाता है। निर्वचन का मतलब क्या होता है कि जो भी संविधि में भाषा प्रयुक्त की गई है, उसमें जो शब्द है, उसको प्राकृतिक अर्थ देकर संविधि के सत्य स्वरूप का निर्धारण किया जाना। जो भी संविधि में भाषा प्रयुक्त की गई, उसी के शब्दों के प्राकृतिक अर्थ के अनुसार उसका निर्धारण करना। लेकिन अर्थान्वयन क्या होता है? जो प्रयुक्त शब्द है ना, उससे हटकर उस विधि की आत्मा के आधार पर उसके स्वरूप को जानने की प्रक्रिया। लेकिन ये डिफरेंस किया जाता है, लेकिन अपन जब निर्वचन करते हैं ना, तो इन डिफरेंस को नहीं ध्यान रखते हैं अपन। जो भी अपने सिद्धांत है निर्वचन के, उसके अनुरूप करते हैं। जैसे शाब्दिक निर्वचन करना है या फिर तार्किक निर्वचन करना है अपन को, तो दोनों का इंक्लूड करते हैं अपन, अर्थान्वयन को भी और निर्वचन को भी। क्योंकि निर्वचन तो शाब्दिक कर रहे हो तो कर ही रहे हो, लेकिन अगर नहीं निकल रहा है अर्थ, तो अपन तार्किक व्याख्या करके उसका अर्थ भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो अपन प्रैक्टिकली निर्वचन में दोनों वर्ड्स को इंक्लूड करके ही चलते हैं। तो निर्वचन की अगर कोई परिभाषा पूछे, तो न्यायालयों द्वारा संविधियों की जो भी भाषा, शब्द एवं अभिव्यक्ति है, उनके अर्थ निर्धारण की प्रक्रिया को ही संविधियों का निर्वचन कहते हैं। तो निर्वचनकर्ता कौन है? न्यायालय करता है, और जो संविधि है उसी की भाषा, शब्द और जो भी अभिव्यक्ति है, उसी का अर्थ निकालने की जो प्रक्रिया है ना, उसको कहते हैं संविधियों का निर्वचन। तो संविधियों के निर्वचन का उद्देश्य क्या, क्यों करते हैं अपन? तो मैक्सवेल के अनुसार दो उद्देश्य होते हैं निर्वचन करने के। तो पहला तो संविधि में जो भी भाषा प्रयोग की गई है, उसका प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जो भी आशय है ना, वो प्रकट हो जाए। देखिए, प्रत्यक्ष मतलब कि जो भी शब्दों से दिख रहा है वो, और मतलब अर्थ नहीं निकल रहा है, तो उसका परोक्ष रूप से जो भी अर्थ है निकालने की कोशिश करते हैं अपन। और दूसरा उद्देश्य है कि जो भी अपन व्याख्या कर रहे हैं ना, प्रत्यक्ष रूप से चाहे परोक्ष रूप से संविधि का निर्वचन अपन निकाल रहे हैं, वो कोई प्रकरण विशेष में वो व्याख्या जो अपनी है वो प्रयोज्य हो रही है या फिर नहीं हो रही है, ये देखने के लिए निर्वचन जरूरी होता है। मतलब कि शाब्दिक या तार्किक व्याख्या करके अपन ने अर्थ तो निकाल दिया जो भी विधि है उसका, लेकिन क्या जो अपने सामने मामला आया, वाद आया, उसमें वो अर्थ फिट बैठ रहा है या नहीं, ये जानना भी निर्वचन का उद्देश्य होता है। तो अपन निर्वचन करेंगे किसका? संविधियों का। तो अभी संविधियों के वर्गीकरण को देख लेते हैं कि संविधियां होती किस किस तरह की है। तो ब्रॉडली तो 4 तरीके की संविधियों में बांटा हुआ है उसको। अवधि विषयक संविधियां स्वरूप के आधार पर संविधियों को बांटा हुआ है, क्षेत्र के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, 4 आधारों पर बांटा हुआ है संविधियों को। तो अवधि के आधार पर तो होती है 2, अस्थायी और स्थायी संविधि। तो स्थायी संविधि वो होती है जिसके अस्तित्व का जो समय है वो निर्धारित नहीं होता है। इसमें भले ही अपन समय-समय पर संशोधन करते हैं, लेकिन ये स्थायी रूप से बनाई जाती है। और एक अस्थायी संविधि क्या होती है, जिसके लिए कोई समय सीमा सुनिश्चित की होती है कि ये इतनी दिनों तक प्रवर्तन में रहेगी। जैसे कि अध्यादेश जो होते हैं। अब स्वरूप के आधार पर भी 2 तरह की होती है मेनली। तो एक तो अलग-अलग वर्ड लिखे हुए भले, लेकिन आज्ञापक, आदेशात्मक और आबद्धकर, ये तीनों एक ही वर्ड है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? ऐसी संविधियों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? किसी कार्य विशेष को विशिष्ट रीति से किए जाने का आदेश दिया जाता है, इसका पालन आपको करना ही है, उसी रीति से उस कार्य को करना है आपको। और दूसरा होता है निर्देशात्मक या फिर अनुज्ञापक संविधियाँ। इसका उद्देश्य क्या होता है? किसी कार्य विशेष को करने के आप निर्देश या अनुज्ञा देते हो, अब इस निर्देश का अनुपालन करना कोई बाध्यकर नहीं होता है। अब तीसरा आ जाता है क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण। तो एक होता है सार्वजनिक संविधि और एक होती है प्राइवेट संविधि। तो सार्वजनिक संविधि होती है ना, वो सार्वजनिक नीति से जुड़ी हुई होती है। जैसे कि जो आपराधिक विधियाँ होती है, वो सभी लोगों को अपराध करने से निवारित करती है और समाज की सुरक्षा के लिए बनी हुई है। लेकिन एक होती है प्राइवेट संविधि, जो कि किसी व्यक्तिगत मामले से डील करती है। इनका जनसाधारण से कोई संबंध नहीं होता। जैसे कि सबके पर्सनल लो, जैसे कि हिंदू लो, मुस्लिम लो, अगर हिंदू विवाह लिखोगे तो 2 लोगों के बीच में विवाह हो रहा है, तो उनकी प्राइवेट मैटर है वो। चौथा वर्गीकरण है उद्देश्य के आधार पर। तो इसमें पहला है संहिताकारी संविधि। संहिताकारी क्या होती है? जो कि विषय विशेष के लिए जो भी विधियाँ है उसको स्पष्ट करती है। जैसे कि सीपीसीआई, तो ये संहिता है ना, क्योंकि जो प्रक्रिया अपना रही थी कोर्ट, वो अलग-अलग अपने-अपने अपना रही थी, तो इसको एक करके एक प्रक्रिया बनानी थी, तो उसको संहिताबद्ध करना था अपन को। वैसे यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसकी मांग की जा रही है ना, क्योंकि अभी हिंदू विधि, मुस्लिम विधि सबकी अलग-अलग है। अब इसको एक करने की, मतलब कि एक विषय विशेष के लिए एक विधि को स्पष्ट करने के लिए बनाई जाती है जो विधियाँ, वो होती है संहिताकारी। अब दूसरी है समेकनकारी संविधि। तो किसी विषय विशेष की जो भी विधियाँ है उनको एक स्थान पर समेकित कर देना समेकनकारी होती है। इनकी संहिताकारी और समेकनकारी एक जैसी लगती है, हाँ होती भी है। मोस्टली जो भी संहिताबद्ध विधि होती है वो समेकित करने के लिए बनती है। अब एक होता है सारभूत संविधि और प्रक्रियात्मक। सारभूत क्या होती है? जो किसी अधिकार को सृजित करती है, और एक होती है प्रक्रियात्मक विधि, वो होती है किसी अधिकार को प्रवर्तित कैसे करना है उसकी प्रक्रिया को बताती है। तो सारभूत तो जैसे कि आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। वैसे प्रक्रियात्मक विधि क्या हो गई? सीपीसी, सीआरपीसी वगैरह। अब तीसरे का जाते हैं अपन घोषणात्मक संविधि क्या होती है? जब किसी विधि में कोई शंकाएं, संदेह उत्पन्न होने लगते हैं ना, तो उन संदेहों को दूर करने के लिए घोषणात्मक संविधि पारित कर दी जाती है। ये कोई नया अधिकार सृजित नहीं करती है, जो अधिकार पहले से है ना उसको बस संदेह को दूर करती है। चौथी है उपचारात्मक संविधि। ये नए उपचार प्रदान करती है, जैसे कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम। जैसे कि आप क्षतिपूर्ति पा सकते हो अगर आपकी संविधा का भंग हो रहा है, लेकिन विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम क्या बताता है? केवल उपचार बताता है आपको कि आप उस संविधा का वैसा का वैसा पालन भी करवा सकते हो क्षतिपूर्ति की वजह। तो ये कहा जाता है कि उपचारात्मक जो संविधि होती है ना, उसका निर्वचन उदारतापूर्वक किया जाना चाहिए। तो पांचवी है समर्थकारी संविधियाँ। तो ये जो विधि होती है ना, विधायिका को कोई कार्य करने के लिए समर्थ बनाती है। जैसे कि किसी विधि में प्रावधान होता है ना कि राज्य सरकार इसके लिए नियम बना सकेगी, या किसी विधि के द्वारा किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कार्यपालिका मजिस्ट्रेट को कुछ अधिकार दिए जाते हैं। तो ये विधि ऐसी होती है जो किसी को कुछ करने के लिए समर्थ बनाती है। तो ये जो समर्थनकारी उपबंध होते हैं ना, ये भागता आदेशात्मक और भागता निर्देशात्मक हो सकता है। आदेशात्मक मैंडेटरी है कि आपको करना ही पड़ेगा, और निर्देशात्मक कैसे होते हैं कि जैसे कि कोई भी नियम वगैरह चाहे तो राज्य सरकार बना भी सकती है जरूरत हो तो। छठी होती है असमर्थकारी संविधि। ये क्या होती है? ये कुछ उपलब्ध जो अधिकार है उसको प्रतिबंधित या फिर समाप्त करती है। जैसे कि आपातकाल जब लगता है देश में, तो राष्ट्रपति जो है आपके जो मूल अधिकार है उसको प्रवर्तित कराने को रोक सकता है। अब सातवीं है दांडिक संविधियाँ, जो कि किसी कृत्य को अपराध घोषित करती है। आठवीं है करारोपण विधियाँ, जो होती है वो किसी आय या विनिर्दिष्ट व्यवहार पर करारोपण करती है। ये इस विधियों का क्या उद्देश्य होता है? सरकार की जो राजस्व है उसको एकत्रित करना। नवा है व्याख्यात्मक संविधियाँ, क्या होती है? जो पूर्व विधियाँ की जो भी कमियां होती है उसको दूर करने के लिए, संदेह को दूर कराने के लिए ये विधि आती है। तो व्याख्यात्मक और घोषणात्मक थोड़ी बहुत एक जैसी लग सकती है। 10वीं है संशोधनकारी संविधियाँ, वो होती है जो कि मूल अधिनियमों में कुछ भी परिवर्तन या फिर संशोधन करने के लिए आती है। 11वां है निरसनकारी संविधियाँ, जो कि किसी विद्यमान विधि को निरसित घोषित करती है। जैसे कि अभी जो 2015 का जेजेक्ट एक्ट आया वो पुराने वाले को निरसित करता है। 12वां है विधिमान्यकरण संविधियाँ, में कि जो भी पूर्व विधियों के जो दोष होते हैं उनको दूर करने के लिए, उनको विधिमान्य घोषित करने के लिए जो विधि आती है ना, उसको कहते हैं। तो इन विधियों से ऐसे कार्यों को विधिमान्यता प्रदान की जाती है जो अन्यथा शून्य या फिर अविधिमान्य होते हैं। जैसे कि झारखंड पहले आईपीसी में अवैध था, लेकिन अब उसको जैसे निर्णय आया तो वो विधिमान्य हो गया। अब जो नई बीएनएस बनी है उसमें उसको नहीं इंक्लूड किया गया होगा, तो विधिमान्य हो गया वो। तो ये तो अपने पढ़ लिया कि संविधियाँ क्या होती है। वापस आ जाते हैं अपन निर्वचन पर। तो निर्वचन कैसे किया जाएगा? कि संविधा तो अपने पढ़ ली, इनका निर्वचन करना कैसे है? तो इसको 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। हम ये समझ सकते हो कि निर्वचन के प्रकार क्या होते हैं मेनली। तो एक तो होती है शाब्दिक अथवा व्याकरण मूलक व्याख्या, और दूसरी होती है तार्किक व्याख्या।
तो अपन पहला सबसे पहले पढ़ेंगे शाब्दिक अथवा व्याकरण मूलक व्याख्या को। तो इसको निम्न शब्दों से व्यक्त किया जाता है। तो क्या शब्द यूज़ किए जाते हैं इसके लिए? लिट्रा, स्क्रिप्टा या फिर लिट्रा लेजिस, दोनों इसी के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है? लिपिबद्ध किए गए वैध शब्द ही विधि के परिचायक होते हैं। तो इन दोनों के द्वारा क्या किया जाता है? विधि के जो भी शब्द यूज़ किए हुए हैं उनको समान और महत्वपूर्ण और सुरक्षित माना गया है, कि जो शब्द विधि में लिखे हुए हैं उसी को मेन मानना है अपन को। शाब्दिक व्याख्या को व्याकरण मूलक व्याख्या भी कहा जाता है। इसकी व्याख्या के अनुसार क्या है कि जो संविधियों की जो शाब्दिक व्याख्या है वो जो कि उपयोग की जानी चाहिए, और जो व्याकरण के नियमों से शब्दों का जो भी प्रयोग, व्याकरण के नियमों से शब्दों के प्रयोग का जो भी अभिप्राय निकलता है उसी को ठीक माना जाना चाहिए। ताकि और जो व्याख्या का स्वर्णिम नियम है ना, उसका आधा पैराग्राफ भी यही है। व्याख्या का स्वर्णिम नियम अपना आगे पढ़ेंगे। तो पहला प्रायोरिटी स्वर्णिम नियम में किसको दी हुई है कि जो संविधि के शब्द है ना उनको ही प्रथम दृष्टया उनके साधारण अर्थों में ग्रहण किया जाना चाहिए। तो व्याख्या का स्वर्णिम नियम पूरा क्या कहता है कि विधायिका के आशय को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए यद्यपि प्रथम दृष्टया संविधि के प्रयुक्त जो भी भाषा है उसकी शाब्दिक व्याख्या को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए, लेकिन अगर शाब्दिक व्याख्या से आशय का पता न चले तो कठिनाई होने पर संविधि के निर्माण के समय जो परिस्थितियाँ थी उस पर भी विचार किया जा सकता है। तो व्याख्या का स्वर्णिम नियम यही है कि अगर संविधियों के निर्वचन में कोई असुविधा, कष्ट, अन्याय, असंगति, अस्पष्टता, निरर्थकता का खतरा है तो उसके शाब्दिक व्याख्या से हटकर कोई भी व्याख्या की जा सकती है दुष्परिणामों से बचने के लिए। तो शाब्दिक व्याख्या क्या होती है? शब्दों के अनुसार ही व्याख्या करना। तो प्रथम दृष्टया जो शब्दों के सामान्य अर्थ है ना उसी को लिया जाना चाहिए। अगर उससे कोई कठिनाई आ रही है तब आप उस शब्द से हटकर कोई व्याख्या कर सकते हो। जैसे कि राम अवतार बनाम सहायक विक्रय कर अधिकारी के मामले में प्रश्न ये था कि क्या पान का पत्ता जो होता है उस पर विक्रय कर अधिरोपित किया जाना चाहिए। तो अभिलाषी का क्या कहना था कि पान का जो पत्ता है वो वेजिटेबल है, इसलिए उस पर विक्रय कर नहीं लगना चाहिए। क्योंकि अभिलाषी कहता है कि वेजिटेबल का जो अर्थ होता है ना शब्दकोश के अनुसार वो क्या होता है? पौधों या उसके किसी भाग से संबंधित कोई चीज़ या फिर उसमें सम्मिलित पौधे में सम्मिलित कोई चीज़, उससे निकाली पौधे से निकाली कोई चीज़ या उससे प्राप्त की हुई कोई भी चीज़ तो वेजिटेबल ही है, तो उस पर विक्रय कर कैसे लग सकता है? लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इसको स्वीकार नहीं किया और ये निर्धारित किया कि जो पान के पत्तों का जो प्रचलित अर्थ है ना सामान्य अर्थ उसी को लिया जाना चाहिए, ना कि उसके तकनीकी या फिर वनस्पति शास्त्रीय अर्थ में जाना चाहिए। क्योंकि यही स्वर्णिम नियम है, जब तक हो सके शब्द का सामान्य अर्थ ही लेना है आपको। अगर उससे विधि के निर्वचन में कोई कठिनाई आ रही है शब्दों से निर्वचन करने में तब आप दूसरा तरीका अपना सकते हो, दूसरे अर्थ ले सकते हो शब्दों के, लेकिन जब तक ऐसा कुछ ना हो आपको उस शब्द का सामान्य अर्थ ही लेना है। तो यही व्याख्या का स्वर्णिम नियम है कि जब तक हो सके शब्द का आपको सामान्य अर्थ ही लेना है प्रथम दृष्टया। शाब्दिक व्याख्या करते समय किन नियमों का पालन करना है अपन को, शब्द की व्याख्या करनी कैसे कैसे है ये बताया हुआ है। इसको कहते हैं स्वर्णिम नियम के मूलभूत सिद्धांत। तो किसी शब्द का अपन को सामान्य अर्थ लेना है तो वो अर्थ लेना कैसे है, किस टाइप के शब्द का कैसे अर्थ लेंगे अपन, कौन सा अर्थ सामान्य होगा कैसे पता चलेगा? तो पहला नियम तो क्या है कि जब शब्द अगर नॉर्मल यूज़ किया हुआ है तो उसका सर्वसाधारण अर्थ ही लेना जाना चाहिए। क्योंकि सामान्य शब्द का सर्वसाधारण अर्थ ही लेना है अपन को। जैसे कि पान के पत्ते का निर्वचन कैसे किया गया था कि जो जनरल यूज़ में पान को आप वेजिटेबल लेते हो, क्या जनरल पब्लिक वेजिटेबल मानेगी इसको, तो इसलिए उसका तकनीकी अर्थ नहीं लिया गया। दूसरा नियम है कि अगर व्यापारिक शब्द लिखे हुए हैं ना तो उसका अर्थ भी व्यापारिक अर्थ में लिया जाना चाहिए। जैसे कि अगर टैरिफ वर्ड लिखा हुआ है किसी विधि में तो आप उसका अर्थ व्यापार के अनुसार ही लोगे, क्योंकि टैरिफ वर्ड अपन सामान्य बोलचाल में नहीं लेते हैं। तो टैरिफ वर्ड यूज़ होता है व्यापार में होता है, और अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो शब्दकोशीय अर्थ लिया जा सकता है इसका। अब तीसरा नियम है कि विधिक शब्द जहाँ लिए हुए हैं ना उसका भी अर्थ विधिक व्याख्या की जानी चाहिए। जैसे कि विधि में विक्रय और विक्रय के करार में अंतर किया हुआ है तो अपन को इन दोनों वर्ड्स को अलग अलग ही ट्रीट करना पड़ेगा, इनकी व्याख्या इसके अनुरूप ही करनी होगी। भले ही जनरल पब्लिक इसको एक ही मानती होगी, उनको नहीं पता होगा, लेकिन विधि में इनमें अगर अंतर है तो अपन को इसकी व्याख्या उसी के अनुरूप करनी है। तीसरा है कि अगर कहीं तकनीकी शब्द यूज़ किए हुए हैं ना तो उसका तकनीकी अर्थ में ही व्याख्या करनी होगी। जैसे कहीं अगर वर्ड लिखा हुआ है प्लांट और मशीनरी तो अब इसका आप शाब्दिक अर्थ नहीं लगा सकते हो। प्लांट का प्लांट मतलब कि पौधे वाला प्लांट नहीं, वो जो मशीन वाला प्लांट होता है ना वो तकनीकी वर्ड यूज़ किया हुआ है तो तकनीकी अर्थ ही लेना है अपन को। और चौथा है कि अगर कलात्मक शब्द यूज़ किया हुआ है तो उसका कलात्मक रीति से ही व्याख्या की जानी चाहिए। जैसे कि मान लो कोई विधि आए आर्ट एंड क्राफ्ट वालों के लिए, उसमें वर्ड लिखा हुआ ब्रश, तो ब्रश का मतलब आप जो सुबह ब्रश करते हो उस वाले ब्रश से नहीं, पेंट वाले ब्रश से होगा। अब अगर एक ही शब्द के एकाधिक अर्थ निकल रहे हैं तो उसकी व्याख्या कैसे की जाएगी? तो छठा यही बताया हुआ है कि एकाधिक अर्थ है अगर एक शब्द के तो आपको उसकी व्याख्या ऐसे करनी है कि विधायिका के आशय की पूर्ति हो जाए और दूसरा संविधियों के उपबंधों के अनुरूप वो फिट हो। जैसे मान लो कि कर्मचारियों की सुरक्षा से संबंधित कोई विधि है, उसमें बताया हुआ है कि जो मालिक है वो प्लांट और मशीनरियों की जो मरम्मत है टाइम से करवाएगा। तो अब देखोगे प्लांट का फिर वही मतलब दो निकल रहा है कि पेड़ पौधे वाला प्लांट और एक प्लांट मशीनरी वाला। तो आपको एक वहाँ तकनीकी अर्थ ही लेना इसका, और विधायिका के आशय के अनुरूप होना चाहिए और संविधियों के उपबंधों के अनुरूप भी होना चाहिए वो। तो विधि किसके लिए? कर्मचारी की सुरक्षा के लिए। और कहाँ उपयोग किया जा रहा है? मशीनरी के साथ उपयोग किया जा रहा है, तो प्लांट वाले प्लांट है ना, तो वही अर्थ हो गया उसका, पौधे वाला प्लांट ही लोगे। सातवां है आप संदर्भ पर भी ध्यान दे सकते हो अगर शब्द की आप व्याख्या कर रहे हो तो, कि संविधियों की जो शब्द प्रयोग किया जा रहा है उसका अर्थ उसके जो संदर्भ है उससे लिया जा सके। आठवां है कि आपको उसका व्याकरण मूलक अर्थ भी लेना है। तो शब्द का अर्थ अगर आप निकाल रहे हो ना तो उसके व्याकरण पर भी आप ध्यान दोगे। जब शाब्दिक व्याख्या करते समय आपको उसका व्याकरण का भी अर्थ निकालना है, ध्यान रखना है। फिर नौवां है कि आपको विधायिका का जो उद्देश्य है उसको ध्यान में रखते हुए शाब्दिक व्याख्या करनी है। 10वां है कि आपको समान शब्द का समान अर्थ ही लेना है हर जगह। एक बार अगर शब्द यूज़ किया हुआ है किसी विधि में भूमि तो उसको परिभाषित भी कर रखा है कहीं पे भी, अगर नहीं भी है परिभाषित तो आप भूमि का जो अर्थ उस विधि में एक जगह ले रहे हो ना उसी को आपको हर जगह लेना है। हर अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ नहीं ले सकते आप भूमि का। भूमि मतलब कि जो जमीन है वो उसके जो भी लाभ है और उससे जुड़ी हुई कोई भी वस्तु है तो वो भी भूमि होती है। एक जगह आपने ये अर्थ ले लिया ना तो अब अलग अलग जगह आप अलग अलग उसका अर्थ नहीं ले सकते हो, अलग जगह फिर आप बस जो प्लेन सर्फेस है उसको भूमि मान लो। एक जगह आपने जो अर्थ ले लिया वही अर्थ हर जगह लेना है। 11वां है कि अगर विभिन्न शब्द लिखे हुए ना विधि में तो आपको विभिन्न अर्थ ही लेना है। मतलब कोई विधि अगर चल और अचल दोनों संपत्तियों से संबंधित है तो इसका मतलब ये है कि आपको अगर जो प्रावधान चल संपत्ति के लिए वहाँ चल संपत्ति इस्तेमाल किया हुआ वर्ड तो उसको चल संपत्ति पर ही लागू करना है आपको, उसमें अचल संपत्ति में इंक्लूड नहीं करनी। अगर अलग अलग वर्ड यूज़ किए हुए ना तो आपको उसका अलग ही अर्थ लेना है। जैसे कि ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के जो प्रावधान सिर्फ चल संपत्ति पर लगते हैं उसको, जो अचल संपत्ति पर सिर्फ लग रहे हैं उस पर अचल संपत्ति के ही अर्थ में लेना है। और जो प्रावधान दोनों पर लागू होने थे वहाँ पर संपत्ति वर्ड यूज़ किया जाएगा। लेकिन अगर अलग अलग वर्ड यूज़ किए हुए ना कहीं चल संपत्ति पर ही लागू होंगे प्रावधान तो उसको चल संपत्ति पर लगाना है, और जहाँ अचल संपत्ति पर लागू करने के लिए स्पेसिफिकली लिखा रखा है वहाँ पे उसी का वही अर्थ लगाना है। 13वां है कि समतुल्यता के शब्द में कि जहाँ भी अर्थ लगा रहे हो ना आप इस शब्द का तो वो समतुल्य अर्थ में लेना है कि एक जगह किसी शब्द को हीन अर्थ में ग्रहण करो और दूसरी जगह उसको उच्च अर्थ में ग्रहण नहीं कर सकते हो। जैसे कि अगर किसी संविधि में वर्ड लिखा हुआ है कर चोरी, कर चोरी मतलब कि बुरा काम है आप चोरी कर रहे हो कर की ना, हर जगह उसको ऑफेंस बनाया हुआ है उस विधि में और सजा दी हुई कर चोरी के लिए। लेकिन अगर उसी विधि में कहीं प्रावधान किया हुआ है कि आप कर चोरी अगर कर रहे हो तो आप जो भी पैसा कमा रहे हो उसको
जो भी आपको सज़ा मिलेगी उसको कम कर सकते हो। अगर आप उस जो पैसे आए हैं उसको सरकारी बॉन्ड वगैरह में इन्वेस्ट कर दो, अच्छे कामों में इन्वेस्ट कर दो। मतलब कर चोरी वर्ड यहाँ भी यूज़ कर रखा है, जहाँ सज़ा दी है कर चोरी वर्ड वहाँ भी यूज़ कर रखा है। इसका मतलब ये नहीं कि कर चोरी विधिमान्य हो गई है। कर चोरी अभी भी सज़ा है, लेकिन उस सज़ा को कम कर सकते हो अगर आप ये उपाय कर लो। तो इस वर्ड को कर चोरी जो वर्ड दोनों जगह यूज़ हो रहा है ना, तो आपको उसको एक ही समान समतुल्य शब्द का समतुल्य अर्थ ही लगाना है। तो वहाँ ऐसा नहीं इंटरप्रेट कर सकते हो कि आप कर चोरी वैध है, आप कर चोरी आराम से कर लो, फिर ये सब चीज़ों में आप पैसे लगा देना तो आपकी कर चोरी जो है सफ़ेद धन में बदल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। अब चौदवा है कि आपको ना तो शब्द को जोड़ना है ना तो निकालना है, जो शब्द प्रयुक्त हुए हैं ना उसी की व्याख्या करनी है। तो न्यायपालिका शब्द ना तो जोड़ सकती है संविधि में, ना किसी शब्द की उपेक्षा कर सकती है। अब 15वां है कि और अथवा शब्द यूज़ किए हुए ना, और एवं अथवा दोनों ये शब्द अलग-अलग अर्थ देते हैं। और मतलब कि दो चीज़ें जुड़ रही है और अथवा मतलब कि या तो ये है ना। इसका अर्थ आपको इसी अनुसार लगाना है, क्योंकि कहीं और लिखा है तो इसका मतलब दो चीज़ें जुड़ना ही है। लेकिन मोबिलोक्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड बनाम किरसुआ सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के मामले में विधायिका के आशय को ध्यान में रखने के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2015 की धारा 8(2) क में प्रयुक्त शब्द जो था और अथवा और को जो है अथवा के रूप में पढ़ा गया था, क्योंकि यहाँ तार्किक व्याख्या लगाई थी, क्योंकि शब्द से अर्थ नहीं निकल रहा था उसका, तो इसलिए यहाँ तार्किक व्याख्या लगा के और को अथवा के रूप में पढ़ा गया था। लेकिन जनरल रूल क्या है, शाब्दिक व्याख्या जब आपको करनी है ना, तो और अथवा दोनों शब्दों को अलग अलग ही यूज़ करना है, अलग अलग ही अर्थ लगाना है। अब 16वां है कि लिंग वर्ड यूज़ किया हुआ है ना, तो उसमें पुरुष और महिला दोनों आती है, क्योंकि जनरल क्लॉजेज एक्ट 1893 की धारा 13 में ये प्रावधान किया हुआ है, क्योंकि अगर कहीं भी व्यक्ति शब्द यूज़ किया हुआ है ना, तो उसमें भी पुरुष और स्त्री दोनों आते हैं। अगला नियम है एडजस्टम जेनेरिस का नियम। इसको लॉर्ड टेंडरटन का नियम या फिर स्वजातीय व्याख्या का नियम भी कह सकते हैं। इस नियम के अनुसार जहाँ कोई विशिष्ट अर्थ वाले शब्दों का अनुगमन सामान्य शब्दों द्वारा किया जाता है, तो वहाँ उसका अर्थान्वयन उसी रूप में किया जाना चाहिए मानो उसका संबंध उन्हीं व्यक्तियों या सामान्य प्रकार की उन्हीं वस्तुओं से है जिसका उल्लेख उन शब्दों द्वारा किया गया है। तो इस नियम की प्रयोज्यता के लिए 6 बातें होनी आवश्यक है। तो पहला तो है कि संविधि में कोई विनिर्दिष्ट शब्दों की गणना की गई हो, जैसे कि एक्सप्रेस होटल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ गुजरात के मामले में गुजरात कर होटल और बासा अधिनियम 1977 की धारा 2 की व्याख्या का प्रश्न उठा, इसमें था बासा के लिए प्रभार। तो ये प्रभार किस किस वस्तुओं पर लगाता है, जैसे कि वातानुकूलन, टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो, संगीत, अतिरिक्त बिस्तर और इसके आगे दिया गया था अन्य इसी प्रकार की वस्तुएं। तो अब ये जो लिखा हुआ है अन्य इसी प्रकार की वस्तुएं, तो इसमें कौन कौन सी और वस्तुएं आ जाएंगी आगे, तो विशिष्ट शब्द तो दिए हुए हैं, तो यहाँ विशिष्ट शब्द की गणना तो की हुई है, पहली कंडीशन तो पूरी हो रही है। और दूसरी कंडीशन क्या है, इन गणनाओं का एक समूह एक वर्ग गठित करता हो। तो ये जो सारी वातानुकूलन, टेलीविजन, टेलीफोन, रेडियो, संगीत, अतिरिक्त बिस्तर, ये सब चीज़ें एक वर्ग गठित करी है। मतलब ये जो चीज़ें होटल वगैरह में बासा, मतलब गुजरात में बासा बोलते हैं, होटल जैसी चीज़ प्लेस होती है तो उसको बासा बोलते हैं। तो बासा के लिए जो प्रभार होगी, इसमें ये सब चीज़ें जो भी सेवाएं दी जाएंगी ना, उसके लिए प्रभार लगाया जा रहा था। तो इसमें अन्य वस्तुओं में जो होटल में दी जा सकती है वस्तु, उसी के बारे में बात हो जाएगी ना। इसमें अब अपन ट्रक, बुलडोजर, ये सब चीज़ें थोड़ा ला सकते हैं। तो यहाँ जो वर्ग बन रहा है उसी के अनुसार अपन अन्य वस्तुओं का वर्ग का मीनिंग निकालेंगे ना। तो दूसरा भी हो गया समूह एक वर्ग का गठन हो रहा है। तीसरा है कि उस गठन से जो कथित वर्ग है उसका समापन नहीं हो रहा है, ये जो वस्तुएं बताई हुई है इसमें और भी वस्तु इंक्लूड हो सकती है। जो सेवाएं होटल दे सकता है, ये चीज़ें तो चलो बता दी, और भी वस्तु हो सकती है, इसलिए इसका समापन नहीं हो रहा है। और चौथा है कि जो सामान्य शब्द है वो विशिष्ट शब्दों का अनुगमन करते हैं, मतलब विशिष्ट बताए हुए ना, वातानुकूलन, टेलीफोन, टेलीविजन की इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, रेडियो, संगीत और अतिरिक्त बिस्तर मतलब की रहने की जो सोने पड़ने की वस्तुएं, इन्हीं विशिष्ट वस्तु से अपन को सामान्य वर्ग, अन्य जो वस्तु है सामान्य वर्ग है उसका अनुगमन करना है, असामान्य जो शब्द है इन वस्तुओं का अनुगमन कर रहा है। तो पांचवा एक सामान्य वर्ग का अस्तित्व होना चाहिए। और छठा है कि विधायिका का आशय उस सामान्य शब्द को व्यापक अर्थ प्रदान करना नहीं होना चाहिए, बल्कि अन्य वस्तुओं में और सारी वस्तुएं जैसे कि ट्रैक्टर, गाड़ी, घोड़े, बंगले सब नहीं आना चाहिए। जो ये विशिष्ट वस्तु है उसी का एक वर्ग तक सीमित रखना चाहिए विधायिका। तो अपन एडजस्टम जेनेरिस का नियम लगाते हैं, और जो सामान्य वर्ड दिया हुआ है अन्य प्रकार की वस्तु है उसका अर्थ अपन विशिष्ट वस्तु से ही लगाते हैं। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल ले लो कि अगर लड़कियों के जो मेकअप वगैरह के सामान होते हैं उस पर पिंक टेक्स्ट लगता है, मतलब इसमें अगर विधायिका ने लिख रखा है लिपस्टिक, आईलैशेस वगैरह, क्या क्या फाउंडेशन, क्रीम, पाउडर, ये सब अब इसमें आगे लिख दिया अन्य वस्तुएं, तो इसमें मेकअप की वस्तु आएंगी ना, और कुछ अपन इंक्लूड कर लेंगे अपन टीवी, फोन, रेडियो वगैरह तो इंक्लूड कर लेंगे। तो जो विशिष्ट वस्तु आगे बताई हुई उसी के अनुसार सामान्य शब्द का अर्थ निकालेंगे ना। अब इसके आगे अगला नियम है रेडेंडो सिंगुला सिंगुलस। इस नियम को प्रतिदान का नियम भी बोलते हैं। इसका अर्थ होता है प्रत्येक शब्द को प्रत्येक का अर्थ प्रतिदान करना होता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले सकते हो कि मैं अपनी सभी वास्तविक और व्यक्तिगत संपत्ति को क के नाम उत्तरदान और अर्पण करता हूँ। तो अब यहाँ 4 वर्ड यूज हो रहे हैं, तो वास्तविक और व्यक्तिगत संपत्ति, और उसके आगे लिखा है कौन, उत्तरदान और अर्पण करता हूँ। तो वास्तविक जो संपत्ति होती है ना उसको उत्तरदान किया जाता है, और व्यक्तिगत संपत्ति होती है ना उसको अर्पण किया जाता है। तो इन दोनों के कंटेक्स्ट में यूज हो रहे हैं ये दोनों वर्ड, तो इनको उसी का वर्ड दिया जाना चाहिए। जैसे कि एक सेंटेंस है, मतलब कि मान लो साझेदार की अगर मृत्यु हो जाए या फिर अगर साझेदार निवृत्त हो रहा हो, तो उनके क्रमशः विधिक प्रतिनिधि या वह भागीदार, ये सेंटेंस समझ लिया। अब इसमें विधिक प्रतिनिधि किस वर्ड के लिए यूज हो रहा है और भागीदार किस वर्ड के लिए यूज हो रहा है। तो विधिक प्रतिनिधि तो उस मामले में जहाँ पर भागीदार की मृत्यु हो जाए तो उसके विधिक प्रतिनिधि, और भागीदार वर्ड का यूज हो रहा है जहाँ भागीदार अगर जिंदा है वो निवृत्त हो रहा है तो उसके लिए। तो हर वर्ड को उसके जो कंटेक्स्ट का शब्द है ना उसी से उसका अर्थ उसी से उसको जोड़ना चाहिए। तो ये जो साझेदार है अपना जो साझेदारी में हिस्सा है जाएंगे तो अपना हिस्सा लेके जाएंगे। तो अगर कोई साझेदार की मृत्यु हो गई तो उसका विधिक प्रतिनिधि ले जाएगा, और अगर साझेदार जिंदा है निवृत्त हो रहा है तो खुद नहीं ले लेगा। तो ऐसे जो सेंटेंस लिखे होते हैं ना, जिनका क्रमशः क्रमशः करके लिखे होते हैं, तो उनका जो वर्ड लिखे होते हैं आगे उनको पीछे वाले जो शब्द दिए हुए हैं उन्हीं से जोड़ना चाहिए जो उनके लिए उपयोग किए हुए हैं। जैसे कि एक सेंटेंस और ले लो, जैसे कि सभी कुत्ते, बिल्लियों और मछलियों को क्रमशः उनके पिंजरे में या फिर जार में ही रखें, ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ है। तो अब किसके पिंजरा किसके लिए यूज़ हुआ है और जार किसके लिए यूज़ हुआ है। जार तो फिश के लिए यूज़ हुआ होगा ना, कुत्ते बिल्लियों को अपन जार में थोड़ा रख सकते हैं, और जो पिंजरा है वो कुत्ते बिल्लियों के लिए इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि फिश को पिंजरे में थोड़ा रखते हैं। अब आ जाते हैं अगले नियम पर, नोसिटर ए सोसिस का। इस नियम का अर्थ होता है कि संदिग्ध शब्दों का अर्थ उसके संबद्ध शब्दों से लेना चाहिए। मतलब अगर आपको किसी शब्द का अर्थ नहीं समझ में आ रहा है तो उसके जो पास के शब्द लिखे हुए हैं उसको ध्यान में रखते हुए आप उसका अर्थ निकाल लेते हो। तो ये नियम लगाया गया था आलमगिरी बनाम स्टेट ऑफ बिहार के मामले में। इस मामले में आईपीसी की धारा 498 की व्याख्या का प्रश्न था। धारा 498 क्या है, अगर कोई भी व्यक्ति किसी पुरुष की पत्नी को उसके पास से इस आशय से लिया तो ले जाए या फुसला के ले जाए कि उसके साथ अयुक्त संभोग करे, या फिर इस आशय से उस स्त्री को छुपाएगा या निरुद्ध करेगा, तो उसको दंडित किया जाएगा। तब इस मामले में क्या था, एक महिला जो थी वो अपने आप पति को जानबूझकर छोड़कर एक आलमगिरी के साथ रहने लगी थी। तो जो आलमगिरी था उसका ये कहना था कि ना तो मैं उसको छुपा रहा हूँ, ना मैं उसको लेकर गया हूँ, ना मैंने उसको फुसलाया है, तो मेरे पर ये धारा नहीं लगनी चाहिए। लेकिन न्यायालय ने इस तर्क को नहीं माना और कहा कि उसने उसको निरुद्ध किया है, मतलब जो निरुद्ध वर्ड लिखा हुआ है ना उसमें आता है उसको ऐसे ले जाना, और जो निरुद्ध वर्ड है इसका अर्थ लिया जाना चाहिए पति की इच्छा के विरुद्ध से।
और क्या पति की इच्छा के विरुद्ध उसको अपने पास रखे हुए हो, और ये जो धारा है इसका उद्देश्य पति के अधिकारों की रक्षा करना है। तो भले ही वो महिला आपके पास अपनी इच्छा से है, लेकिन आपने उसको निरुद्ध तो किया है, और वो निरुद्ध जो किया है आप पति की इच्छा के विरुद्ध कर रहे हो, तो आपने अपराध घटित कर दिया है। तो यही प्रश्न आ रहा था कि वो अगर अपनी इच्छा से उसके पास है तो उसका क्या मतलब, उसको तो ले भी नहीं, या फिर लेके छुपाया भी नहीं, तो उसने लेकिन निरुद्ध तो करा था, तो इस निरुद्ध वर्ड को इंटरप्रेट करना था। निरुद्ध करना कब कहेंगे, जब आप उस पति की इच्छा के विरुद्ध उसको अपने पास रखे हुए हो, मतलब उसको निरोध में रख रहे हो आप। अब है केसेस ओमिसिस का नियम। तो केसेस ओमिसिस का मतलब क्या होता है कि कमियों की पूर्ति करना, इसका मतलब ये होता है। तो ये नियम ये कहता है कि न्यायपालिका किसी भी संविधि में केसेस ओमिसिस नहीं कर सकती, मतलब कि किसी कमी को पूर्ति नहीं कर सकती है, ना तो कोई शब्द जोड़ सकती है और ना ही उस संविधि के गुण दोष पर विचार कर सकती है। उसको बस जो शब्द दिए हुए हैं उसी को निर्वाचन करना है और उसी की व्याख्या करनी है। तो केसेस ओमिसिस न्यायपालिका तब कर सकती है जबकि उस शब्दों को लगाने से उस संविधि का अर्थ ही ना निकले, लेकिन शाब्दिक व्याख्या के नियम में आप केसेस ओमिसिस का नियम नहीं लगा सकते। तो ये हो गए शाब्दिक व्याख्या के सारे नियम पूरे। अब आ जाते हैं तार्किक व्याख्या पर। तो एसएस बोला बनाम बीडी सरदार सरदना के मामले में न्यायालय ने निर्धारित किया था कि जहां संविधि में प्रयुक्त शब्द अस्पष्ट एवं संदिग्ध हो और उससे विधायी का आकाशीय पता न चले, तो विधायी का आकाशीय पता लगाने के लिए संविधि के उद्देश्य, कारण, कथन आदि पर विचार किया जा सकता है, ताकि उस विधि की तार्किक व्याख्या की जा सकती है। शब्द से तो कुछ नहीं निकल रहा है। तो तार्किक व्याख्या का जो सिद्धांत होता है उसको कहते हैं व्याख्या का उदार सिद्धांत। और इसको कहते हैं, जैसे कि शाब्दिक व्याख्या के लिए वर्ड यूज होते हैं ना, लिटरल लेजिस या फिर लिटरा स्क्रिप्टा, वैसे ही तार्किक व्याख्या के लिए वर्ड यूज होता है सेंटेंशियल लेजिस। उसके अलावा इसको मेंस या फिर सामाजिक अथवा ऐतिहासिक व्याख्या का नियम भी कहते हैं। अब तार्किक व्याख्या करने की पड़ती है, किस कारण से करना पड़ता है, तो जब संविधियों में निम्न दोष होते हैं, जैसे कि अनेकार्थकता निकलती है। पहला तो ये कि अगर संविधि की भाषा ऐसी है जिससे कि एकाधिक अर्थ निकल रहे हैं उसके, तो उसका अर्थ निर्धारित करने के लिए न्यायालय को भिन्न नियमों, सूत्रों, सिद्धांतों का सहारा लेना पड़ता है। दूसरा, अगर कोई असंगति है, यानी कि संविधि की भाषा ऐसी है जिससे कि कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है, या तो अस्पष्ट हो रही है, या फिर उस संविधि के उद्देश्य पर प्रतिकूल प्रभाव निकल रहा है उस भाषा के प्रयोग से, तो। और तीसरा है अगर अपूर्णता है, जिसकी संविधि में कुछ व्यवस्थाएं करनी छूट गई है, तो तार्किक व्याख्या करनी पड़ती है। या कोई अस्पष्टता है, चौथा तो ये कि अस्पष्टता मतलब कि जैसे कि कोई भी शब्द जो है या अथवा और सभी, ये सब जो शब्द है इसका प्रयोग गलत तरीके से किया हुआ है, तो न्यायालय को संविधि की पृष्ठभूमि में जाकर विधायिका के आशय का पता लगाना होता है। या पांचवा है कि अगर संविधि का आशय स्पष्ट नहीं हो पा रहा है तो तार्किक नियम लगाने पड़ते हैं। अब आ जाते हैं तार्किक व्याख्या के नियम कौन से हैं, तार्किक व्याख्या करते समय क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है। तो पहला तो है संविधि को आपको पूरा एक साथ पढ़ना है, मतलब कि आप एक धारा को पढ़कर पूरी संविधि का निर्वचन नहीं कर सकते, आप पूरी संविधि को पढ़ना है तब जाके निर्वचन निकालना है। और दूसरा भी इसी के समान है कि आपको जो भी उपबंध किए हुए हैं उनको अलग अलग नहीं रखना है, उनको साथ में रखकर पढ़ना है ताकि पूरा संविधि का निर्वचन हो सके। एक संविधि होती है उसके सारे उपबंध एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, कोई उपबंध का अलग अर्थ निकल रहा है दूसरा उपबंध अलग अर्थ दे रहा है, ऐसा नहीं होता है। तीसरा ये नियम है कि अगर शब्दों से असंगतता हो रही है तो उसको दूर करना है, जैसे कि अगर किसी शब्द की व्याख्या करने से एकाधिक उपबंधों में असंगतता हो रही है, जैसे कि दो बंदों में टकराव हो रहा है, तो न्यायालय को एक को स्वीकार करना है और दूसरे को अस्वीकार करना है, ये उसका कर्तव्य है, क्योंकि विधायिका कभी ऐसी विधि नहीं बनाएगी जिसके दो बंद असंगत हो या फिर उनके में टकराव की स्थिति हो। अब अगला है कि तर्क संगत संरचना करनी है आपको। तो संविधि की व्याख्या ऐसे करनी है कि कोई भी रिश्ती ना हो, कि कोई भी लूप होल ना रह जाए जिससे का मिसयूज कर ले लोग उस विधि का ही, और विधायिका की आशय की पूर्ति हो और संविधि का जो आंतरिक उद्देश्य है उसकी उपेक्षा ना हो। इसी को रिश्ते का नियम भी कहते हैं, अपन पढ़ेंगे आगे इसको एक्सप्लेन करके। और पांचवा है कि सामयिक संरचना किया जाना चाहिए, मतलब संविधियों की व्याख्या ऐसी की जानी चाहिए कि सामने न्याय और शुद्ध अंतःकरण के जो सिद्धांत है उनको महत्वपूर्ण स्थान मिले। तो कोई भी विधि नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल होते हैं उसको अवहेलना करके तो बनाई नहीं सकती है, तो उसकी आपको व्याख्या भी ऐसे करनी है कि जो सामयिक संरचना है उसको महत्वपूर्ण स्थान मिले। और छठा है कि हितकारी संरचना करनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई संविधि अस्पष्ट है तो उसकी व्याख्या ऐसे करनी चाहिए कि कोई भी जो संविधि होती है वो उसका उद्देश्य लोकहित ही होता है, तो उस लोकहित को ध्यान में रखते हुए उसकी व्याख्या कर लो, लेकिन साथ में आपको विधायिका का आशय को भी अनदेखा नहीं करना है। तो व्याख्या ऐसे कर लो क्योंकि लोकहित हो जिसमें सबसे ज़्यादा। तार्किक व्याख्या में भी ये ध्यान रखना चाहिए जनरली तो कि कमियों की पूर्ति न्यायपालिका नहीं कर सकती है। संविधियों की व्याख्या करते समय न्यायपालिका संविधि का निर्माण नहीं कर सकती, लेकिन यूनियन ऑफ इंडिया बनाम हंसोली देवी दोतिया दो के मामले में न्यायालय ने निर्धारित किया था कि अगर संविधि को प्रभावित करने के लिए कुछ अतिरिक्त शब्द जोड़ने की आवश्यकता है तो न्यायपालिका जोड़ देती है और विशेष शब्द को निकाल भी सकती है। लेकिन अपने आगे के बहुत से मामलों में न्यायपालिका ने भी कहा है कि नहीं जोड़ना चाहिए किसी भी शब्द को हटाना, क्योंकि कार्य विधायिका का ये सब। तो अब अपन पढ़ेंगे व्याख्या के कुछ नियम, मतलब कि शाब्दिक व्याख्या से अगर काम नहीं चल रहा है तो जब न्यायपालिका उस संविधि की व्याख्या करेगी तो नियमों को ध्यान में रखते हुए वो कर सकती है व्याख्या। तो पहला तो है स्वर्णिम नियम, वो शाब्दिक नियम के साथ अपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। ये नियम क्या कहता है कि विधायिका के आशय को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए सबसे पहले तो संविधि में जो भी प्रयुक्त भाषा है उसी की शाब्दिक व्याख्या की जानी चाहिए, लेकिन अगर शाब्दिक व्याख्या से आशय प्राप्त करने में कोई कठिनाई हो रही है तो आप संविधि का निर्माण के समय की जो परिस्थिति आदि है उस पर विचार कर सकते हो। स्वर्णिम नियम क्या कहता है कि पहले तो आप जो शाब्दिक व्याख्या है उसी को लगाओ, उससे काम नहीं चल रहा है तब आप तार्किक व्याख्या पढ़ाओ, तो इसको स्वर्णिम नियम कहते हैं। अब अगला नियम है दृष्टि का नियम। ये नियम सारे तभी लगते हैं जब शाब्दिक व्याख्या काम नहीं आ रही है। तो अब दृष्टि का नियम क्या कहता है, दृष्टि का मतलब क्या होता है। दृष्टि का अर्थ होता है कोई साशय, क्षति या फिर नुकसान। तो दृष्टि का नियम ये कहता है कि आपको व्याख्या ऐसे करनी है कि संविधि के जो बंध है उसका दुरुपयोग आप रोक सको। तो जब शाब्दिक या फिर व्याकरण मूलक व्याख्या से विधायिका का आशय पता न चले तब आप दृष्टि के नियम का सहारा ले सकते हो। इस नियम को समझने का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था स्मिथ बनाम ह्यूज का मामला। इसमें सन 1959 में एक अधिनियम पारित किया गया था, स्ट्रीट ऑफेंसेस एक्ट। इसमें क्या था, सड़कों पर जो आने जाने वाले लोग थे उनको वेश्याओं द्वारा प्रलोभित किए जाने पर रोक लगाने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन इस अधिनियम का दुरुपयोग करने से क्या आशय से इसकी व्याख्या ऐसे करने का प्रयास किया गया कि जो वेश्या थी वो अपने मकान की खिड़कियों और बालकनियों से राहगीरों को आकर्षित कर रही थी, और ये तर्क दिया जा रहा था कि ये इस अधिनियम के अधीन नहीं है क्योंकि वो सड़कों पर तो नहीं खड़ी है। तो यहाँ एक रिश्ती निकाली लोगों ने, क्योंकि लूप होल निकालने लग गए विधि का, तो न्यायालय ने इस तर्क को नकार दिया और ये निर्धारित किया कि खिड़कियों और बालकनियों से भी राहगीरों को आकर्षित करना इस अधिनियम के अधीन निषिद्ध है, क्योंकि इस अधिनियम का उद्देश्य राहगीरों को वेश्याओं के प्रभाव से रोकना है। तो यहाँ रिश्ते का नियम क्यों लगा, क्योंकि जो वर्ड यूज़ किए हुए थे संविधि में उससे तो ये रिश्ती पूरी हो नहीं रही थी, क्योंकि ये रिश्ती निकल रही थी ना, इसको यूज़ करके लोग अपना काम कर सकते थे। तो इसीलिए रिश्ते का नियम लगा दिया गया कि तो विधान की जो व्याख्या ऐसे की जाने लगी कि रिश्ती रह ना पाई उस विधि में, कि जो काम संविधि जो अपने वर्ड है उससे नहीं कर पा रही थी उसको भी निरुद्ध कर दिया गया रिश्ते का नियम लगा के। तो इससे संबंधित एक हिडन का मामला था जिसमें रिश्ते के नियम के लिए इन चार बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है।
तो पहला तो है कि वर्तमान अधिनियम के पारित करने से पहले सामान्य विधि क्या थी। जबकि कोई विधि आ रही है जो कि सामान्य विधि जो पहले थी उसकी कमियों को दूर करने के लिए आ रही है, तो अपन को पहले ये देखना है कि सामान्य विधि पहले क्या थी जिसको पूरा करने के लिए अब वर्तमान में अधिनियम आया। इससे तो अपन को इस अधिनियम का उद्देश्य का पता चलेगा कि क्या कमी रही थी पहले अधिनियम में, जो नया अधिनियम लाया गया। तो दूसरा यही बात ध्यान रखने की दृष्टि दोष क्या था जो कि सामान्य विधि में कोई व्यवस्था नहीं की थी, जिसके लिए विशिष्ट अपन को वर्तमान में अधिनियम लाना पड़ा। और तीसरा है कि इन कमियों को दूर करने के लिए संसद ने क्या उपचार देने का निर्णय किया, क्या संकल्प लिया। मतलब कि पहले कमी क्या थी कि जो रोड पर से लोगों को आकर्षित करती थी वैश्य, तो उसको दूर करने के लिए क्या उपचार किया, निर्बंधन लगा दिया ऐसे बुलाने पर लोग विधायिका ने। और चौथा है कि उपचार का वास्तविक कारण क्या है ऐसे रोक लगाने का उपचार का कारण, ताकि लोग वेश्याओं से प्रलोभित ना हो और सामाजिकता बनी रहे समाज में। इन चार बातों को ध्यान में रखते हुए अपन को विधि का निर्वचन करना है और रिश्ती को खत्म करना है। अब रिश्ती के नियम से ही जुड़े दो सूत्र हैं, प्रो प्राइवेटो कोमोडो तथा प्रो बोना पब्लिको। तो आपको विधि की व्याख्या ऐसे करनी है ताकि रिश्ती का निवारण हो और पब्लिक का फायदा ज़्यादा हो। मतलब कि आपको जो प्राइवेट लोग हैं उनके ऊपर जनता का हित रखना है, लोक हित रखना है। कोई प्राइवेट व्यक्ति अगर कोई रिश्ती निकाल कर विधि को तोड़ना मरोड़ना चाह रहा है तो आप उसके ऊपर पब्लिक का हित, लोक हित रख के रिश्ती को निवारित करो। रिश्ती के नियम का मुख्य उद्देश्य क्या है, विधि को जो विधायिका के आशय के अनुरूप आप लागू कर लो और रिश्ती और अनिश्ती को रोको। तो निर्वचन आपको ऐसा करना है कि आपको विधायिका का आशय का भी अनुरूप उस संविधि को लागू करो और जो रिश्ती रह जा रही है उसको भी रोक सको आप। अब अगला सिद्धांत है सामंजस्यपूर्ण व्याख्या का सिद्धांत, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। तो ये तब लगता है जबकि इस अधिनियम के दो विरोधाभासी उपबंध किए हुए हों जो कि एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे हों। तो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन की सामंजस्यपूर्ण व्याख्या क्या कहती है कि आपको व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए कि दोनों बंधों को क्रियान्वित कर सको आप, क्योंकि विधायिका का आशय कभी भी स्वयं को खंडित करना नहीं होता है। क्योंकि विधायिका ने विधि बनाई है तो उसका आशय कभी ऐसा नहीं होगा कि उसके एक उपबंध को सर्वाधिक महत्व दिया जाए और दूसरे की उपेक्षा कर दी जाए, या फिर जो विभिन्न उपबंध हो वो एक दूसरे से विरोधाभासी हो। तो विधायिका को उस विधि की व्याख्या ऐसी करनी है कि सारे उपबंधों में मेल मिलाप हो सके, उसमें तारतम्य बना रहे। जैसे कि सज्जन सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया गया था कि जो संविधान का तीसरा और चौथा अध्याय है वो संविधान का अंतःकरण है, तो इन दोनों की जो व्याख्या है सामंजस्यपूर्वक की जानी चाहिए। मतलब कि जो मूल अधिकार है और जो नीति निदेशक तत्व है उनकी व्याख्या ऐसे की जानी चाहिए कि कोई भी एक दूसरे पर अधिभावी ना हो, उन दोनों में सामंजस्य बना रहे। और एक और मामला था रामकृष्ण बनाम विनोद का 1951 का। इसमें लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के दो बंधों में टकराव हो रहा था, जहाँ पे एक धारा में तो सरकारी कर्मचारियों को किसी प्रत्याशी का नाम निर्देशन और अनुमोदन करने की शक्ति दी हुई थी, और वहीं दूसरी ओर एक दूसरे धारा में सरकारी कर्मचारियों को मताधिकार के अलावा प्रत्याशी की किसी भी प्रकार से सहायता करने को निषेध किया हुआ था। तो मतलब कि एक तरफ तो आप कह रहे हो कि सरकारी कर्मचारी जो है कि जो भी इलेक्शन में खड़ा होना चाह रहा है उस प्रत्याशी का नाम निर्देशित कर सकती है कि भाई इसको खड़ा करना है, और उसके नाम को अनुमोदित भी कर सकती है, और दूसरी ओर आप एक रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो कि बस आप मताधिकार दे सकते हो और कोई आप प्रत्याशी की सहायता नहीं कर सकते हो। तो इन दोनों में मतभेद हो रहा था। तो उच्चतम न्यायालय ने ये व्याख्या दी कि जो सरकारी कर्मचारी उनको अधिकार प्राप्त है कि वो चाहे तो चुनाव में जो भी प्रत्याशी है उसको निर्देशित कर सकते हैं या फिर अनुमोदित कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और कोई भी प्रत्याशी की सहायता वो नहीं करेंगे। दोनों उपबंधों को सामंजस्य में ला दिया। आपको और कोई सहायता नहीं करनी है, एक काम तो ये आप जो विधि में दिया है वो कर सकते हो। अब आ जाती है हितप्रद व्याख्या का नियम या फिर सिद्धांत। इसके अनुसार क्या है, अगर किसी संविधि में प्रयुक्त भाषा से एकाधिक अर्थ निकल रहे हैं तो वो संविधि अगर किसी वर्ग या समूह विशेष के हितों के संरक्षण के लिए बनाई गई है तो आपको उस अर्थ को ग्रहण करना है जो कि उस समूह को लाभ पहुंचाए और उसके लिए हितकारी हो। जैसे कि रामजी बनाम स्टेट ऑफ बिहार के मामले में अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा की व्याख्या का प्रश्न आया, जिसमें कि परिवीक्षा की पात्रता थी जब किसी व्यक्ति ने 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को अगर दोषी पाया जाता है तो उसको परिवीक्षा का लाभ दिया जाता था। तो अब इस शब्द जो यहाँ प्रयुक्त हुए हैं इसकी व्याख्या जो है अभियुक्त व्यक्ति के हित में की जानी चाहिए। मतलब कि जो 21 वर्ष की आयु की आपकी गणना है ना, तब की जाएगी जब आपने अपराध किया, ना कि तब जब आप दोषित किया जा रहे हो। कि अगर आप दोषित किए जा रहे हो तब आप 25-26 साल के हो गए हो, लेकिन जब आपने अपराध किया था तब तो आप 21 वर्ष से कम आयु के थे। तो इस विधि में तो ये नहीं बताया, यहाँ के शब्दों से ये नहीं पता चल रहा है कि 21 वर्ष की जो गणना है कब से की जाएगी, जब आपकी दोषित की जा रही है या फिर जब आपने अपराध किया है। तो यहाँ स्पष्ट नहीं है ना, तो ये अपराधी परीक्षा अधिनियम बनाया क्यों है, अपराधियों के हित को ध्यान में रखते हुए बनाया हुआ है। तो जहाँ शब्दों से कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है तो इस विधि की व्याख्या ऐसे की गई कि अभियुक्त के हित में उसकी व्याख्या की जाए और आयु की गणना जो है जब अपराध किया गया ना तब से गणना की जानी चाहिए। ऐसे ही मणि सुब्रत जैन बनाम राजा राम के मामले में किराया नियंत्रण कानून को भी हितप्रद विधान मानते हुए इस प्रकार की व्याख्या की गई कि आवास की जो सुलभ कराने का जो उद्देश्य होता है किराया नियंत्रण कानून का उसको पूरा किया जा सके, क्योंकि किराएदार के हित में उसकी व्याख्या की गई। ऐसे ही कारखाना अधिनियमों की व्याख्या भी हितप्रद विधान होने के कारण कारखाने के कर्मचारियों के हित में की जाती है। अब ये सब तो हो गए, व्याख्या में कुछ और सिद्धांत में कि लैटिन मैगजीम्स भी यूज़ की जाती है, तो उसको देख लेते हैं। जैसे कि एजेस्टम जेनरिस अपने देख लिया, नोसिटर एसोसिस भी देख लिया, रेंडो सिंगुला सिंगुलिस भी देख लिया, और कैसेस ओमिसस भी देख लिया। बाकी के बच्चे हैं जो जस्ट डिसेरे एंड जस्ट डेयर। इस सिद्धांत का मतलब होता है कि न्यायाधीशों का कार्य विधि की घोषणा करना है, ना कि उसका निर्माण करना। मतलब कि अगर संविधि में कोई बात छूट गई है तो न्यायाधीश उस संविधि में ना तो कुछ भी जोड़ सकता है और ना ही उसमें से कुछ निकाल सकता है, ना तो उसको परिवर्तित और संशोधित कर सकता है। तो जस्ट देर से याद रख लो कि न्यायाधीश की हिम्मत कैसे हुई कि वो विधायिका का काम कर ले। अब अगला है एक्सप्रेसम फैसिट सिसेयर टेसिटम। इसका मतलब होता है कि प्रत्येक शब्द किसी संलग्न अर्थ को समाप्त कर देता है। इसका मतलब किसी ने एक्सप्रेस कर दिया फेस पे ही, तो अब आप अपना छोटा सा दिमाग ना लगाए, मतलब कि अपना सीसे टेसिटम सा दिमाग आपको नहीं लगाना है। जो एक्सप्रेस कर रखा है उसी के अनुसार आप निर्वचन करेंगे। कि अगर किसी उदाहरण के लिए इच्छा पत्र में योगदान किया हुआ है कि जो निष्पादक है वो विशिष्ट प्रयोजन के लिए ही किसी भूमि के एक भाग का विक्रय कर सकता है, तो अब जो निष्पादक है वो इस शक्ति का उपयोग सामान्य शक्ति की तरह नहीं कर सकता है। किसको अगर मिल गई शक्ति को बेच सकता है, तो मतलब ये नहीं कि सारी संपत्ति बेच दे, विशिष्ट प्रयोजन हो तभी वो उसका उपयोग कर सकता है अधिकार का। क्योंकि यहाँ स्पष्ट एक्सप्रेस किया हुआ है ना कि विशिष्ट प्रयोजन हो तो ही भूमि का एक भाग विक्रय किया जा सकता है। तो अब आप इस जो स्पेशल पावर है इसको जनरली यूज़ नहीं कर सकते, सामान्य शक्ति की तरह यूज़ नहीं कर सकते। अब एक है जुरे नेचुरे सुंट एम्यूटेबिलिया, मतलब कि नैसर्गिक विधि अपरिवर्तनीय है। यहाँ पे नेचुरल लिखा हुआ है ना, तो नेचुरल जस्टिस याद रखना इससे। लेकिन सिद्धांत का अनुसरण नहीं किया जाता है, इससे दूरता ही बढ़ती जाती है। क्योंकि हर विधि में नेचुरल विधि तो होती ही है, और कई कई विधियों में तो शक्ति दी हुई है लोगों को कि जो नॉर्मल प्रक्रिया बताई हुई है उसका पालन किए बिना आप नैसर्गिक विधि का पालन करके प्रक्रिया बना सकते हो। लेकिन ये सिद्धांत तो कहता है कि नैसर्गिक विधि अपरिवर्तनीय है, इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अब अगला है नलम क्राइमन साइने लीगे न्यूला पियोना साइने लीगे। क्योंकि क्राइमन लिखा हुआ है ना, इससे क्राइम से याद रख लो कि जिस अपराध के संबंध में पहले से ही कोई विधि अस्तित्व में नहीं है तो उस अपराध को दंडनीय नहीं माना जा सकता। क्योंकि दंड विधि जो है वो भूतलक्षी नहीं हो सकती। जब आपने कार्य किया तब वो अपराध नहीं था तो आप बाद में विधि बनाकर उसको अपराध नहीं बना सकते।
तो कहीं पर भी नलम प्राइमम मिल जाए तो आप समझ जाना कि वो जो दंड विधि भूलक्षणी होती है वो वाले सिद्धांत की बात करें। अब अगला है एक्सप्रेसियो यूनियस पर्सोने वेल री एस्ट एक्सक्लूसिव अल्टेरियस, मतलब कि एक वस्तु को अगर स्पष्ट उल्लेख कर दिया तो वो दूसरे का अपवर्जन कर देती है। एक पर्सन को बुला लिया ना तो एक्सक्लूजन करना है अल्टेरियस का। तो इसका एग्जांपल देख लो, अगर किसी अधिनियम में भूमि एवं मकान दोनों से संबंधित उपबंध है और किसी एक उपबंध में सिर्फ भूमि वर्ड यूज़ किया हुआ है, तो उस भूमि के ही वो प्रावधान नहीं समझना, उसमें अपने आप से एक्सप्रेसली मकान को नहीं जोड़ लेना कि हाँ भाई प्रावधान तो भूमि मकान का दोनों है। तो अगर एक्सप्रेसली भूमि वर्ड यूज़ कर दिया वहाँ पे तो उसका वही अर्थ है कि वो भूमि से ही संबंधित उपबंध करना चाह रहा है। जैसे कि अगर जे एक्ट में कहीं स्पेशल प्रोविजन दिया हुआ है कि जो 16 से 18 साल के बच्चे हैं उनका जो विचारण के लिए अलग थोड़ा प्रोविजन है, तो आपको उसी को ध्यान में लेना है, बाकी के बच्चों को छोड़ देना है वहाँ। लेकिन न्यायाधीश लोब्स ने सिद्धांत को एक महत्वपूर्ण सेवक बताया, लेकिन एक ये खतरनाक मालिक भी है। अब अगला सिद्धांत है अट रेस मैजिस वेलियट वाम पेरियट। तो इसका अर्थ होता है अमान्य से मान्य करना अच्छा है। तो इसको याद रख लो कि आपको उठ के अगर कोई रेसिपी बनानी है तो आपको मैगी नहीं बनानी है, उससे अच्छा है आप कोई काम कर पेरियट मतलब पराठे बना लो। इसको ऐसे समझो कि आपकी मम्मी ने आपको मैगी खाने से मना किया, तो आप उठ के मैगी बनाने की बजाय पराठा बनाओगे। अट रेस मैजिस वेलियट वाम पेरियट, तो अमान्य से मान्य करना अच्छा है। तो इसके अनुसार जहाँ दो अनुकल्पित अर्थान्वयन संभव है तो वहाँ न्यायपालिका को ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए जो उस प्रयोजन के अनुकूल हो जिसके लिए समिति बनाई गई है। जैसे कि अवतार सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में अपीलार्थी ने विद्युत अधिनियम 1910 के धारा 39 में विद्युत चोरी का दोषी उसको पाया गया, तो उसने तर्क दिया कि उस मामले में उस प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया जो कि धारा 50 में विद्युत अधिनियम धारा 50 में वर्णित है। तो उन्हें धारा 50 में जो वर्णित व्यक्ति है उनके द्वारा उसकी जो कार्रवाई है उसका प्रारंभ किया जाना चाहिए था। लेकिन जो न्यायालय है उन्होंने कहा कि जिसका कार्य है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 378 के अंदर अगर वो चोरी नहीं भी है तो भी वो विद्युत अधिनियम की धारा 39 के अधीन चोरी है ना, तो उसको दंड दिया जा सकता है आईपीसी की धारा 369 के अधीन। तो यहाँ न्यायालय ने क्या किया, उसका जो चोरी का अपराध था उसकी दोष सिद्धि को अमान्य करने की बजाय मान्य कर दिया, क्योंकि वो चोरी तो कर ही रहा था और उस चोरी की परिभाषा विद्युत अधिनियम की धारा 39 में आ रही थी, तो उसको दंड दे दिया आईपीसी की धारा 369 के अनुसार। भले ही विद्युत अधिनियम की धारा 50 के अनुसार उसके विरुद्ध जिसके द्वारा कार्रवाई की जानी थी उसने नहीं करी। तो कैसे समझ लो कि वो जो विद्युत विभाग के कर्मचारी उनको धारा 50 के अकॉर्डिंग उस पर कार्रवाई चलानी चाहिए थी और तब वो धारा 39 के अंदर दोषित होता है, लेकिन उस पर लगाई धारा 39 गई किसी और व्यक्ति ने शिकायत कर दी कि चोरी वगैरह कर रहा होगा, तो उसको दंडित किससे कर दिया, आईपीसी वाली जो धारा 369 है ना उसके अंदर दंडित कर दिया। क्योंकि भले ही परिभाषा 378 आईपीसी वाली चोरी की परिभाषा में नहीं आ रही, लेकिन है तो 39 चोरी ही। अब अगला सिद्धांत है जनरेलिया स्पेशियलिबस नॉन डेरोगेंट, मतलब कि किसी विधि के जो सामान्य प्रकृति के उपबंध है उसी संविधि के विशिष्ट उपबंधों पर अधिभावी नहीं हो सकते। जैसे कि पोक्सो में अगर कोई अपराध कोई लोक सेवक वगैरह कर देते हैं तो उनके लिए अलग दंड दिया हुआ है, तो वो विशिष्ट उपबंध किया हुआ है, तो वो जो अपराध अगर वो लोक सेवक वगैरह कर रहे हैं तो वो ये नहीं कह सकते कि वहाँ पर भी सामान्य वाले उपबंध ही लगाओ। तो एक ये तो संविधि के बारे में बात हुई। इसी प्रकार ये भी लगाया जाता है कि जो कोई सामान्य अधिनियम है ना वो भी विशिष्ट अधिनियम पर अधिभावी नहीं हो सकता, विशिष्ट अधिनियम ही ऊपर रहता है। जैसे कि जे एक्ट बच्चों के लिए बना हुआ है ना, तो बच्चे अपराध करेंगे तो जे एक्ट में ही उनका विचारण होगा। अब अगला है कंटेपोरेनिया एक्सपोजिशियो ईस्ट फोर्टिसिमा इन लेगे। मैक्सवेल के अनुसार इसका मतलब ये होता है कि किसी संविधि या प्रलेख की सर्वोत्तम व्याख्या संरचना वो है जो कि परंपरागत प्राधिकारी से प्राप्त हुई है। और अगर कोई परंपरागत प्राधिकारी ने व्याख्या नहीं की है तो वो किसी अधिनियमित या फिर न्यायिक विनिश्चय द्वारा अगर प्राप्त की गई है तो उसे ही निर्णायक माना जाएगा। तो इसको ऐसे समझो कि कोई पुराने जमाने की संविधि है और आपको आज के टाइम में वो नहीं समझ आ रही है, तो उसके जो परंपरागत प्राधिकारियों ने जो भी व्याख्या वगैरह की थी या फिर किसी अधिनियम में लिखा हुआ है या फिर कोई न्यायिक विनिश्चय है उस पर, उसके अनुसार उसकी व्याख्या करो, आप अपना दिमाग मत लगाओ, आपको पुरानी चीज़ें नहीं समझ आएगी। तो इसलिए अपन बुक्स वगैरह रेफर कर लेते हैं, क्योंकि जो पुराने लोग थे उन्होंने उसकी व्याख्या की होगी तो उस हिसाब से अपन को समझ आ जाता है। जैसे कि अगर अपन आज राजस्थान रेवेन्यू पढ़ रहे हैं उसमें जमींदार बिस्वेदार वगैरह क्या थे आपको नहीं समझ आते, तो अपन बुक रेफर कर लेते हैं, तो जो पहले के लोग थे वो एक्सप्लेन करते हैं उस बुक में, तो अपन को उससे रेफर करना चाहिए ना कि अपना दिमाग लगाना चाहिए। जैसे कि अब दस्तूर गवाही क्या होती है, तो इसके लिए तात्विक विशेषज्ञ द्वारा जो व्याख्या की है उसी को मानेंगे अपन, या फिर किसी न्यायिक विनिश्चय में निर्धारित किया हुआ हो कि क्या होता है मतलब इसका, तो वो लिखेंगे। अगर ये व्याख्या किसी दीर्घकालीन प्रथा से प्राप्त हो रही है तो उसी को स्वीकार करना है, भले ही सामान्य या फिर लोकप्रिय अर्थ में उसका कोई भिन्न अर्थ क्यों ना हो। तो लगान क्या था, प्रथा चली आती थी जो राजा महाराजाओं को लोग जमीन का किराए के रूप में देते थे, और आज तो अपन किराए वर्ड यूज़ करते हैं, लगान क्या होता है आपको नहीं पता। तो ये सिद्धांत जो होता है ना प्राचीन विधियों की व्याख्या में ही प्रयोज्य होता है। जैसे सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम, उसको आप अपन आज समझने लगेंगे तो आपको तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि भाई सती होता क्या है, तो अपन को उस टाइम में जाना पड़ेगा, उस टाइम के जो व्याख्याता वगैरह होंगे उन्होंने बुक वगैरह कुछ लिखी होगी, या फिर गूगल करेंगे अपन कि भाई सती क्या होता था ज़माने में। तो पुरानी विधि को समझने के लिए अपन को पुरानी टाइम में जाना रहता है, उसको आज के टाइम से अपन नहीं समझ सकते। अब ये तो गए सारे सिद्धांत पूरे। अब अपन को फिर भी कोई शब्द वगैरह भाषा में कुछ भी अंतर आ रहा है तो अपन सहायता किसकी चीज़ों से ले सकते हैं। तो सहायता प्राप्त करने के लिए दो उपकरण होते हैं, एक तो व्याख्या के लिए आंतरिक उपकरण और एक है बाह्य उपकरण। आंतरिक उपकरण वो जो कि आपको डायरेक्ट में ही मिल जाएंगी चीज़ें, उनके संदर्भ को लेकर आप व्याख्या कर लो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही तो ये आंतरिक उपकरण होते हैं। कौन से, एक तो प्रस्तावना होती है, इसको उद्देश्य का भी कहते हैं, तो उस विधि को पारित करने का क्या उद्देश्य है, क्या कारण था जिससे कि वो विधि आ रही है, तो प्रस्तावना से अपन को पता चल जाता है। दूसरा है संदर्भ, ये भी अपन उस विधि को ही पूरा पढ़ के उसका निचोड़ निकाल के समझने की कोशिश करते हैं कि उस विधि क्यों बनाई गई, तो ये भी अपन उस विधि में ही खोजते हैं संदर्भ भी। तो संदर्भ खोजा कहाँ से जाता है, तो पहले तो प्रस्तावना में देखो, उस विधि की वर्तमान स्थिति देखो, अन्य विधियों जो मिलती जुलती अन्य विधि है उनको ध्यान में रखते हुए संदर्भ निकाला जाता है उस विधि का। फिर तीसरा है शीर्षक, तो शीर्षक भी होते हैं, एक तो लंबा शीर्षक, छोटा शीर्षक, उपशीर्षक और अध्याय का शीर्षक। तो लंबा शीर्षक तो क्या है, किसी विधि को जैसे कि प्रस्तावना के साथ लिखा हुआ रहता है जहाँ शीर्षक, जैसे माल विक्रय अधिनियम, अधिनियम संख्या लिखा रहता है, फिर उसके नीचे फिर वो प्रस्तावना रहती है, इस संदर्भ में इसको लिखा बनाया जा रहा है, अंगीकृत किया जा रहा है, ऐसा लिखा हुआ रहता है, तो उसको कहते हैं अपन लंबा शीर्षक पूरा। फिर एक आता है छोटा शीर्षक जो कि आपको धारा 1 में मिल जाता है जनरली, जैसे कि माल विक्रय अधिनियम, तो इसको देख के आपको पता चला कि इस अधिनियम में क्या बस माल के विक्रय की बात हो रही होगी। तो इससे सिर्फ विधायिका के आशय उद्देश्य को प्रथम दृष्टया प्रकट किया जा सकता है। अगर कोई अधिनियम में स्पष्ट उपबंध किया हुआ है तो उसको ना तो छोटे शीर्षक से विस्तार किया जा सकता है ना संक्षिप्त किया जा सकता है। लेकिन अगर स्पष्ट उपबंध किया हुआ है तो अपन इन सब चीज़ों को ऐसे प्रयोग नहीं करते। तो लंबे शीर्षक का एक मामला था अश्विनी कुमार बनाम अरविंद बोस, इसमें जो था उच्चतम न्यायालय का एक अधिवक्ता था जो कि कलकत्ता उच्च न्यायालय में भी अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहा था। तो उच्च न्यायालय की जो रजिस्ट्री शाखा थी उसके नियमों के अनुसार उस अधिवक्ता को केवल उच्च न्यायालय में अभिभाषण करने का अधिकार था, कार्य नहीं कर सकता था किसी के क्लाइंट के लिए। तो उस याचिकाकर्ता का ये तर्क था कि उच्चतम न्यायालय का वो अधिवक्ता है, इसलिए उसको पक्षकार से अनुमोदन प्राप्त किए बिना ही अभिभाषण और कार्य दोनों करने का अधिकार है। तो अधिकार उसको कहाँ से मिला था, उच्च न्यायालय में विधि व्यवसाय अधिनियम 1951
का जो दीर्घ शीर्षक था उसके आधार पर इसके तर्क को स्वीकार किया गया, क्योंकि दीर्घ शीर्षक में लिखा होता है कि एक अधिनियम जो कि उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता को किसी उच्च न्यायालय में अधिकार स्वरूप विधि व्यवसाय करने को प्राधिकृत करता है। तो ये पूरा इस अधिनियम का दीर्घ शीर्षक है, जिसको ध्यान में रखते हुए इसकी व्याख्या की गई और ये कहा गया कि वो विभाग और कार्य कर सकता है उच्च न्यायालय में, क्योंकि उच्चतम न्यायालय का अधिवक्ता है। जो उपशीर्षक होता है वो धाराओं के ऊपर जो शीर्षक लिखा होता है ना, वो होता है। तो उस धारा के अंदर क्या लिखा हुआ है अगर वो स्पष्ट नहीं हो रहा है तो आप उस धारा की जो हेडिंग है, उसका शीर्षक है, उसको ध्यान में रखकर उसका व्याख्या कर सकते हो। ऐसे ही अध्यायों का भी एक शीर्षक होता है। जैसे कि अगर जेजेक्ट में देखोगे तो पहले बोर्ड का गठन है, फिर उसकी प्रक्रिया है, फिर समिति का गठन है, फिर उसकी प्रक्रिया है, फिर दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया। तो ये जो अध्यायों की हेडिंग है ना, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। अब आती है पार्श्व टिप्पणियाँ, मार्जिनल नोट्स। तो इनके लिए जो है कोई एक राय नहीं है कि इसको क्या उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि जो पार्श्व टिप्पणियाँ होती है ना, वो हर संविधि का भाग नहीं होती है। उनका निर्धारण विधायिका द्वारा भी नहीं किया जाता है, कभी-कभी अशुद्धि भी होती है। लेकिन जो पार्श्व टिप्पणी ऐसी होती है जो कि स्वयं विधायिका द्वारा जोड़ी जाती है, तो उसको व्याख्या में सहायता ली जा सकती है। जैसे कि भारतीय संविधान की जो पार्श्व टिप्पणियाँ है ना, उसको विधायिका द्वारा ही बनाया गया था। क्या होती है टिप्पणियाँ, पहले तो लॉ बन जाता है, फिर उसके साइड में उसकी जो नाम देना रहता है ना सेक्शन को, तो उसके लिए लिखी जाती है टिप्पणियाँ। लेकिन जो विधायिका है ना, खुद नहीं लिखती ओरिजिनली, इसलिए इसको उपयोग नहीं किया जाता है वैसे तो। लेकिन अगर जैसे संविधान में पार्श्व टिप्पणियों को भी उसका भाग माना गया है तो इसको उपयोग किया जाता है। अब ऐसे अगला परंतु होता है, तो ये अपवाद होते हैं जो कि जो मूल धारा है उस पर कुछ प्रतिबंध लगाते हैं। इन परंतु की व्याख्या ऐसे करनी चाहिए कि वो जो धारा है उसकी सारी व्यवस्था को वो नष्ट ना करे। इसकी व्याख्या में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि परंतु जो है कहीं मुख्य धारा के अर्थ को ही ना बदल दे। फिर आ जाते हैं विराम चिन्ह। तो ये दो वाक्यों के जो खंड होते हैं उसके महत्व में भिन्नता को प्रकाश डालने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसको लगाकर एक वाक्य पर विशेष बल दिया जाता है और दूसरे पर सामान्य। लेकिन विराम चिन्ह जो होते हैं व्याख्या के केवल सहायक तत्व होते हैं, जो संविधि की संपूर्ण भाषा को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। अगर कोई कठिनाई आ रही है तब आप इसका उपयोग कर लो, नहीं तो बाकी तो आप उसकी भाषा पर ध्यान देना। फिर आ जाते हैं स्पष्टीकरण। तो ये भी मुख्य धारा के उपबंधों को स्पष्ट करने के लिए जोड़े जाते हैं और इनका अर्थान्वयन ऐसे ही करना चाहिए कि जो मुख्य धारा से ये असंगत या फिर प्रतिकूल ना चले जाएं, क्योंकि यह धारा को जो मुख्य धारा है उसके आशय को स्पष्ट करने के लिए, उसकी शंकाओं को दूर करने के लिए, किसी रिश्ते को निवारित करने के लिए और व्याख्या में विघ्न को रोकने के लिए जोड़े जाते हैं। तो ये ना मुख्य धारा से संगति होनी चाहिए। तो अगली होती है अनुसूचियाँ। तो ये इसको अनुसूची जोड़ने का क्या मुख्य उद्देश्य होता है कि अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए अनुसूची जोड़ी जाती है। दूसरा कि अधिनियम के आशय को स्पष्ट करने के लिए और जो शक्तियाँ प्रयोग की जाएगी अधिनियम में उसकी क्या रीति होगी ये बताने के लिए अनुसूची जोड़ी जाती है। तो जैसे कि सीपीसी में दो भागों में बटी हुई है, वो संहिता का भाग होता है, एक तो एक अनुसूची का भाग होता है। इन दोनों भागों में अगर कभी असंगत आती है ना, तो संहिता के भाग को अनुसूची के भाग पर पूरी कर दी जाती है, क्योंकि संहिता को मेन माना जाता है। अनुसूची से अगर का कोई प्रावधान असंगत है संहिता से तो उसको इग्नोर किया जाता है। फिर दृष्टांत भी आंतरिक व्याख्या का उपकरण है। तो दृष्टांत क्या होते हैं, उदाहरण दिए हुए होते हैं जो मुख्य धारा पर ही आधारित होते हैं। लेकिन अगर मुख्य धारा और दृष्टांत में कोई विरोधाभास आ जाए तो मुख्य धारा को प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन दृष्टांत को भी पूरी तरीके से नकार नहीं देना चाहिए, सामंजस्य स्थापित करना चाहिए दोनों। अब अगला है खंडनात्मक वाक्य खंड। ये भी आंतरिक उपकरण है। तो इसमें जब अधिनियम में ऐसा लिखा होता है ना कि जब अधिनियम में अन्यत्र किसी बात के होते हुए भी, तो ये वाक्य लिखने के बाद का जो भी प्रावधान रहता है ना, वो अधिभावी होता है पूरे अधिनियम में। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन, इसको लिख के बाद में अगर कोई भी वाक्य लिखा जाएगा ना तो वो पूरे अधिनियम में अधिभावी होगा। उसमें कुछ भी प्रावधान इससे असंगत भी होना तो भी ये जो प्रावधान होता है ना वो अधिभावी होता है। अब अगला है निर्वचन खंड की परिभाषा जहाँ दी हुई रहती है अधिनियम में। तो जो परिभाषा अधिनियम में अगर स्पष्ट रूप से दी हुई है तो उसी परिभाषा के अनुरूप उन शब्दों का व्याख्या की जानी चाहिए पूरे अधिनियम में। परिभाषाओं में कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं, एक तो के अंतर्गत है करके परिभाषित किया जाता है या फिर से अभिप्रेत है करके परिभाषित किया जाता है। के अंतर्गत है तो मतलब कि ये व्यापक परिभाषा होती है। अगर ये वर्ड लिखा हुआ है ना तो उसमें जो भी परिभाषा में लिखा हुआ है ना उसके अंदर और भी चीज़ें सम्मिलित की जा सकती है। लेकिन अगर कोई परिभाषा इस वर्ड से शुरू हो रही है, से अभिप्रेत है से शुरू हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी लिखा हुआ है ना वो पक्की परिभाषा है। जो भी वर्ड्स उसमें लिखे हुए उस परिभाषा में उसी तक सीमित है वो परिभाषा। और लास्ट आता है व्यावृत्ति खंड। ये लास्ट में लिखा होता है, अंत में लिखा होता है अधिनियम के। तो जो अधिनियम पहले से चले आ रहे अधिकारों को या फिर दायित्वों को प्रभाव नहीं डालता है, फिर जो निश्चित विधियां हैं उनके कोई भी अधिकार उत्पन्न हुए हैं तो उन पर प्रभाव नहीं डालने वाला प्रावधान किया जाता है व्यावृत्ति खंड में। लेकिन नए अधिनियम के आ जाने से क्या क्या चीज़ें जो पहले की है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये लिखा होता है व्यावृत्ति खंड में। अब आते हैं बाहरी उपकरणों पर, कि जैसे कि आपने शब्द और जो भाषा प्रयोग की हुई है उससे कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है तो आपने आंतरिक उपकरणों को यूज़ किया, उससे भी कुछ नहीं हो रहा है तो बाहरी उपकरणों को आप यूज़ कर सकते हो। तो उसमें क्या क्या है, पहले तो संसदीय इतिहास, क्योंकि संसद में क्या क्या परिचर्चाएं वगैरह हुई ये ध्यान रखेंगे अपन। फिर दूसरा है विधायी इतिहास, कि वो विधि किस कारण से आई, क्या उद्देश्य था उस विधि को लाने का, और उस विधि से पहले क्या क्या विधियाँ थी, क्या क्या कमियाँ थी, इसको दूर करने के लिए नई विधि आ रही है, इस पर ध्यान दिया जाएगा। तो तीसरा भी यही है, ऐसे ही मिलता जुलता उद्देश्य और प्रयोजन, क्योंकि आपको ध्यान रहना है कि इस उद्देश्य के लिए विधि आई, किस कारणों से उसको पारित करना आवश्यक हुआ। फिर चौथा है समितियों के प्रतिवेदन। जब किसी विधेयक को जांच या फिर छानबीन के लिए प्रवर समिति को अगर भेजा गया है तो उस समिति ने क्या विचार विमर्श किया, उस पर क्या अपनी रिपोर्ट दी, उसके अनुसार क्या क्या उस विधि में संशोधन वगैरह करे गए, इस पर ध्यान दिया जा सकता है। तो कोई विधेयक है तो उसको विधि बनाने से पहले चर्चा होती है, एक समिति को भेजा जाता है प्रवर समिति, जो कि उसमें क्या कमियाँ है, क्या उसमें सुधार किए जा सकते हैं, इसकी रिपोर्ट देती है। फिर ये सब आगे तो अगली चीज़ है कि विधायी परिचर्चा क्या क्या हुई इस विधि के लिए, कि विधेयक के अधिनियम बनने से पहले क्या क्या विधानमंडल में विस्तृत चर्चा हुई, उसको ध्यान दिया जा सकता है। फिर अगला है सरकारी नीति, देखिए जो सरकार सत्ता में आती है वही विधेयक प्रस्तुत करती है जनरली, तो वो जो सत्ता में सरकार आई उसकी क्या क्या नीतियाँ थी, तो उस नीतियों को ध्यान में रखते हुए विधि की व्याख्या की जा सकती है, जो उसने पारित की होगी अपनी नीतियों के अनुसार की होगी। तो जो भी सत्ता में आती है सरकार वो चुनाव से पहले अपनी नीतियाँ वगैरह बताती है कि इस नीतियों के अनुसार हम कानून बना देंगे। फिर सरकारी नीति देख ली तो अगला है लोक नीति। हर विधि जो है लोक नीति के अनुरूप ही पारित की जाती है। तो अगर उस विधि में देखने से कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है तो आप लोक नीति के अनुसार उसकी व्याख्या कर लो, क्योंकि ऐसी व्याख्या कर लो जो कि जनता हित में हो। फिर भी कुछ नहीं मिल रहा है तो पूर्ववर्ती निर्णय देख लो, उसके अनुसार आप व्याख्या कर लो, क्योंकि उसी विषय से संबंधित कोई पहले के निर्णय है तो उस पर ध्यान दिया जा सकता है। और अगला है पूर्ववर्ती इंग्लिश विधियाँ क्या थी, मतलब जो अपनी विधि है वो स्पष्ट नहीं हो रही है तो आप पूर्ववर्ती इंग्लिश विधियों पर भी ध्यान दे सकते हो, क्योंकि जो अधिकांश भारतीय विधियाँ हैं वो इंग्लिश विधियों पर आधारित है। फिर है शब्दकोश। जब आपको किसी शब्द का अर्थ नहीं समझ आ रहा था आप शब्दकोश की सहायता ले सकते हो, लेकिन बस पूरे तरीके से आप निर्भर नहीं सकते हैं, क्योंकि जो विधि का संदर्भ हो तो जरूरी नहीं है कि शब्दकोश में भी उस शब्द का वही अर्थ दिया गया हो। फिर अगला है विधि कल्पनाएं, लैटिन मैक्सिम्स वगैरह का सहायता ले सकते हो आप। रेस जुडिकाटा, रेस सब्जुडाइज, रेस जस्टे, जैसे कि ये कल्पनाएं अपन यूज़ करते हैं ना, उनका सहायता ली जा सकती है अगर व्याख्या नहीं हो पाई तो। और अगला है अगर कुछ शब्द छूटे हुए हैं तो आप, वैसे तो जनरल रूल यही कि जो न्यायपालिका है वो छूटे हुए शब्द को जोड़ नहीं सकती है, लेकिन छूटे हुए शब्द पर विचार किया जा सकता है कि हाँ ये शब्द होते हैं तो क्या होती है विधि। फिर अगला है रिष्टि या दोष। उस पर ध्यान दे सकते हो कि क्या रिष्टि रह गई है, क्योंकि किसी विधि का जो व्याख्या ऐसे की जानी चाहिए कि रिष्टि को स्थान ना मिले, कि किस कारण से वो विधि आई, क्या दोष था जिसको पूरा
जिसके समाधान के लिए विधि आई है, तो उस में कोई रिश्ती ना ढूंढ ले कोई, उस अनुसार उसकी व्याख्या की जानी चाहिए। रिश्ती मतलब कि उस किसी कार्य को अगर इलीगल बनाया हुआ है तो अब लोग क्या करते हैं, उसमें रिश्ती निकाल लेते हैं, लूपहोल्स निकाल के दूसरे तरीके से कार्य करने लग जाते हैं। तो आपको व्याख्या ऐसी करनी है कि कोई रिश्ती ना कर पाए। फिर अगला है पाठ्य पुस्तिकाओं की सहायता ले सकते हो आप। जैसे बैरेक्ट, तो बैरेक्ट में जो भी लिखा है वो तो आंतरिक उपकरण है, तो बाह्य उपकरण क्या हो गया, जो बाकी बुक्स वगैरह बनेगी तो वो बाह्य उपकरण में आ जाएगी। ऐसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर भी ध्यान दिया जा सकता है। विधि की वाणिज्यिक प्रथाएं, उनके आधार पर भी विधि बनती है, तो उनको ध्यान में लिया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय अधिसमय, जहाँ कहीं विधि मौन होती है तो अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों की सहायता से विधि की व्याख्या की जा सकती है। अब ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब अपन को ये देखना है कि अगर कोई विधि आदेशात्मक प्रावधान करी है, फिर निदेशात्मक प्रावधान करी है, ये इसकी व्याख्या अपन कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा। तो कुछ वर्ड्स यूज करते हैं उस विधि में, उससे पता लगाते हैं कि उसके जो प्रावधान है वो आदेशात्मक है या फिर निदेशात्मक है। तो आदेशात्मक प्रावधान क्या होते हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होता है, और निदेशात्मक संविधियां वो होती है जो कि पालन करना उनका अनिवार्य नहीं है, विवेक पर होता है। तो एविडेंस एक्ट में इसका सही एग्जांपल है, जैसे कि जहाँ लिखा हुआ है मैं प्रेज्यूम, शैल प्रेज्यूम, तो जो ये वर्ड होते हैं ना, इससे पता लगाता है कि आपको विवेक है या फिर आपको करना ही है कार्य। तो किसी भी प्राधिकारी को, न्यायपालिका को या फिर किसी व्यक्ति को कोई कार्य मैंडेटरी करना है या फिर उसको विवेक पर है, ये निर्धारित करने के लिए इन वर्ड्स को आपको व्याख्या करना जरूरी होता है। तो कर सकते हैं, ये वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, में मतलब होता है इसका। इसका मतलब संबंधित प्राधिकारी को उसका प्रयोग करने के संबंध में विवेकाधीन शक्ति होती है। और कहीं अगर शब्द लिखा हुआ है करेगा, तो ये प्रथम दृष्टया आदेशात्मक होता है, शैल मानते हैं इसको। लेकिन ये सब कोई निरपेक्ष नियम नहीं है कि वर्ड आ रहे हैं तो आपको कैसे मान लेना है। आपको विधायिका के आशय को भी मूर्त रूप से प्रदान करने के लिए आपको व्याख्या करनी है। तो कहीं अगर लिखा हुआ है कि कर सकता है, तो उसके साथ कोई दायित्व भी जोड़ा हुआ है उस अधिकारी पर, तो उस कार्य को उसको अवश्य करना चाहिए के रूप में ही व्याख्या करनी है। मतलब कि कहीं प्रावधान किया हुआ है कि आप ये कार्य कर सकते हो, अगर नहीं करोगे तो इतना आपको थोड़ा बहुत जुर्माना देना पड़ेगा। तो मतलब वो क्या आदेशात्मक है कि वो कार्य आप करना चाहिए। वहाँ वर्ड लिखा हुआ है कर सकते हो, तो भी इसका मतलब ऐसे निकालना है आपको कि करेगा करना है। अब अगला है, अगर लिखा हुआ है कि अवश्य करना चाहिए, मतलब कि मस्ट, ये वर्ड लिखा हुआ है तो ये भी आदेशात्मक है। और अगर वर्ड लिखा हुआ है कि ऐसा करना विधियुक्त होगा, तो इसका भी कर्तव्य बोधक शब्द है। ये भी, ये वर्ड जो है आपको कोई कार्य करने की शक्ति भी देता है और साथ में आपका दायित्व भी आरोपित करता है। तो अगर आप इसका अनुपालन नहीं करोगे कार्य का, तो वो जो आपका कार्य है वो अवैध हो जाएगा। अब यहीं अगर लिखा हुआ हो कि जैसा वह उचित समझे, तो ये विवेक पर हो जाता है आपके, कि आप कार्य वो कर सकते हो जो आपको उचित लगे। तो उस प्रक्रियात्मक उपबंध जो होते हैं उनकी प्रकृति होती है, कि जो भी प्रक्रिया संबंधित विधि होती है वो हमेशा निदेशात्मक प्रकृति की होती है। लेकिन ये कोई निरपेक्ष नियम नहीं है। प्रक्रिया संबंधित जो उपबंध है वो भी आदेशात्मक हो सकते हैं, जैसे कि रघुनाथ बनाम सुंदर दास के मामले में निर्धारित किया गया था, जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के जो उपबंध है वो आदेशात्मक ही है, लेकिन उपबंधों का पालन करना जरूरी है। और ऐसे ही अगर समय के विषय में उपबंध किया हुआ है कहीं पर भी, जैसे कि किसी कार्य को करने के लिए अगर समय बता दिया गया है, तो उस उपबंध को अपन को ऐसी व्याख्या करनी है जैसे कि वो आदेशात्मक है, मतलब कि उसका अब आपको उस कार्य को करने के लिए बाउंड हो, क्योंकि समय बता दिया। अगर समय नहीं दिया हुआ है तो आप उसको निर्देशात्मक मान सकते हो आप। अब ये टॉपिक भी कंप्लीट। अब देखते हैं अपन संविधियों का भूतलक्षी या भविष्यलक्षी प्रभाव क्या होता है। तो संविधियों के निर्वचन का सुस्थापित सिद्धांत क्या है कि संविधि में अगर विनिर्दिष्ट है उसके भूतलक्षी होने का उल्लेख नहीं किया हुआ है, तो आपको प्रथम दृष्टया उसको भविष्यलक्षी ही मानना है। क्योंकि जनरल रूल क्या है कि हर संविधि भविष्यलक्षी रूप से ही लागू होती है, जब तक कि आप उस विधि में ही प्रावधान न कर दो कि ये भूतलक्षी होगी, मतलब पहले से लागू होगी। तो दांडिक विधियाँ जो होती है ना, उसमें तो न्यूरेमबर्ग विचारण में जो सूत्र निर्धारित किया गया था ना, उस सिद्धांत को पालन किया जाता है। जैसे कि इसमें ये सूत्र प्रतिपादित किया जाता है कि नल्लम क्राइमेन सीने लीगे नल्ला पोइना सीने लेगे, मतलब कि जब तक कि अपराध के संबंध में कोई विधि का अस्तित्व नहीं है तब तक आप उस अपराध का दंड गठित नहीं हो सकता, क्योंकि भूतलक्षी प्रभाव से अपराध घोषित नहीं हो सकता। तो इसी सिद्धांत को संविधान के अनुच्छेद 20 की खंड 1 में भी जोड़ा गया है। उसके अनुसार जो है विधायिका कार्योत्तर विधियां नहीं बना सकती। तो कार्योत्तर विधि क्या होती है, जो किसी पूर्ववर्ती कृत्य को अपराध या फिर दंडनीय घोषित करती है, या फिर पूर्व में जो कोई अपराध किया है ना उसको गंभीर बना देती है, या दंड की मात्रा को बढ़ा देती है, फिर गंभीर बना देती है, या फिर साक्षी के नियम को सरल कर देती है, जिससे कि दोषी आसान हो जाए। तो ये कार्योत्तर विधि होती है, तो ये भूतलक्षी होती है। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 20(1) में कार्योत्तर विधि बनाने पर प्रतिषेध लगाया हुआ है, और ये सब चीज़ें इसी सूत्र पर आधारित है जो न्यूरेमबर्ग विचारण में प्रतिपादित हुआ था, ये नल्लम क्रिमिने सीने लीगे वाला। तो होगी दांडिक विधि की बात। वैसे ही सारी विधियों के लिए भी एक जनरल रूल है कि नोवा कॉन्स्टिट्यूशियो फ्यूचुरियस फॉर्मम imponere debate non preterit is, मतलब कि a new law ought to be prospective not retrospective in its operation। नई विधियाँ जो होती है उसका प्रभाव हमेशा भविष्यलक्षी होना चाहिए, ना कि भूतलक्षी। लेकिन जो प्रक्रियात्मक विधियाँ है वो भूतलक्षी हो सकती है। भूतलक्षी विधियाँ होती क्या है, जो कि किसी विद्यमान विधि के अंतर्गत उपलब्ध कोई अधिकार है उसको छीन लेती है, या फिर उसको कोई हानि पहुंचाती है, या फिर कोई दायित्व का सृजन करती है, आपको कोई नया कर्तव्य अधिरोपित कर देती है। लेकिन जो प्रक्रियात्मक विधि होती है उसको भूतलक्षी करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उससे अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। उससे बस प्रक्रिया निर्धारित हो जाती है पिछले डेट से ही, जो आपके पहले अधिकार आयुक्त थे उसके लिए प्रक्रिया नहीं बन जाती है। इसके लिए लॉर्ड ब्लैकबर्न ने मत दिया था कि प्रक्रिया में संशोधन जो होता है वो सदैव भूतलक्षी होता है, जब तक कि कोई अन्यथा ठोस कारण ना हो। अब है संविधियों की व्याख्या में उदाहरणों का महत्व। तो उदाहरण होती क्या है, तो किसी तथ्य के बारे में कोई परिकल्पना कर लेना, कोई कयास या फिर अनुमान लगा लेना। जैसे कि कहीं से धुआं निकलता दिखाई दे रहा है तो आप उदाहरण कर सकते हो कि अवश्य आग लगी होगी। तो संविधियों की व्याख्या में कौन कौन सी उदाहरण है, तो पहली तो उदाहरण है कि जो संविधि होती है वो हमेशा वैधानिक होती है। अगर कोई इसको अवैधानिक या फिर असंवैधानिक मानता है तो उसको ही सिद्ध करना होगा कि वो कैसे अवैधानिक है, किसी विधि के विरुद्ध बनाई गई है या फिर संविधान के विरुद्ध बनाई गई है। दूसरी है संविधियों की अधिकारिता के संबंध में उदाहरण, मतलब कि जो भारतीय संसद है उसके द्वारा जो पारित विधियां हैं वो संपूर्ण देश पर लागू होगी, और राज्य द्वारा जो पारित विधि होती है वो उस राज्य पर लागू होगी। तो ये उदाहरण होती है, इनके बाहर तो वो विधि बना नहीं सकते। तो राज्य क्षेत्रातीत जो विधि का निर्माण की शक्ति है संविधान के अनुच्छेद 245 की धारा 2 के अनुसार सिर्फ संघ को है, संसद को है। राज्य विधानमंडल जो है उनकी जो विधि होती है सामान्यतः राज्य की सीमा के भीतर ही लागू होती है, क्योंकि संसद तय कर सकती है कि एक राज्य की जो विधि है वो दूसरे राज्य को भी लागू हो, इसलिए काम संसद ही कर सकती है। लेकिन कोई राज्य अपने राज्य का जो विधि है वो दूसरे राज्य पर लागू नहीं करवा सकता। तो अब अगली उदाहरण है कि विधायिका कभी गलती नहीं करती है। तो आपको किसी विधि की व्याख्या ऐसे करनी है कि उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई गलती रह भी जाती है तो भी उसका संशोधन करने का कार्य भी विधायिका का या न्यायपालिका करनी है। और अगली उदाहरण है कि संविधियाँ जो है अंतर्राष्ट्रीय विधियों का समर्थन करती है, मतलब कि सारी जो संविधियाँ हैं वो अंतर्राष्ट्रीय विधियों की व्यवस्था के प्रतिकूल तो नहीं होगी, और ना ही उसकी भाषा और उपबंध अंतर्राष्ट्रीय विधियों से असंगत होंगे। ये उदाहरण की जाती है पहले। अगर आप कह रहे हो कि ये सब असंगत है अंतर्राष्ट्रीय विधियों से कोई विधि, तो आपको सिद्ध करना है। अगली उदाहरण है कि विधायिका द्वारा शब्दों का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है, मतलब कि अगर किसी विधि में कोई शब्द है तो वो सोच समझ कर ही जोड़ा गया है और उसमें का महत्व है, ये नहीं कि आप उस शब्द को हटा दोगे आपको अगर वो रेलेवेंट नहीं लग रहा। तो आपको कोई शब्द उपयुक्त नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कोई अर्थ नहीं है।
अगली उदाहरण है कि शब्दों को साधारण अर्थ में ही ग्रहण किया जाना चाहिए। जब तक कि विधायिका का आशय कोई तकनीकी अर्थ देने का ही रहा हो तब तो बात अलग है, लेकिन जनरली जो भी शब्द यूज़ किया है उसका साधारण अर्थ लेना है। अगली उदाहरण है कि विधायिका को व्याकरण के जो नियम है उसकी भी जानकारी है। जो विधि बनी होगी उसमें व्याकरण के नियमों का पालन तो किया गया होगा, इसलिए आपको उसकी व्याकरण मूलक अर्थ में ही व्याख्या करनी है। अगली उदाहरण है कि विधायिका को विधियों, न्यायिक निर्णयों और विधि के जो सामान्य सिद्धांत है उनका ज्ञान होता है और उसी अनुसार वो विधि बनाती है। अगला है विधि में परिवर्तन की अवधारणा नहीं की जाती है, बल्कि जो सारी विधि होती है ना वो कॉमन लॉ में के अनुरूप ही होती है, क्योंकि जब तक कि आप उस विधि में स्पष्ट रूप से ही अभिव्यक्त ना कर दो तब तक ये माना जाता है कि जो सारी विधियाँ कॉमन लॉ के अनुरूप ही है। तो ये अवधारणा कभी नहीं की जाती है कि विधि को कॉमन लॉ में परिवर्तन करके पारित किया गया होगा। अगर उस विधि में खुद ही आशय प्रकट किया हुआ है तब अपन ये मानेंगे कि उसमें कॉमन लॉ में परिवर्तन किया गया। कॉमन लॉ क्या है, जबकि अंग्रेजों के साथ या फिर मुगलों के काल में जो भी प्रथाएं वगैरह चली थी तो उसको कॉमन लॉ बना लिया गया, तो उसी के अनुरूप ही विधियाँ बनती है। लेकिन कॉमन लॉ में कुछ अलग था तो अपन उसको परिवर्तित भी कर सकते हैं, लेकिन उसका आशय विधि में होना भी चाहिए। अगली उदाहरण है कि विधायिका जो है न्यायोचित कार्य ही करती है। जब विधि का निर्माण करती है ना विधायिका, तो सभी का कल्याण को सोचकर ही विधि बनाती है। अब एक उदाहरण है कि विधि जो है विधि अधिकारों की सुरक्षा करती है, क्योंकि कोई नई विधि आती है तो वर्तमान अधिकारों की सुरक्षा के लिए ही आती है। अब ये टॉपिक भी खत्म। अब अलग अलग तरह की विधि होती है तो उनकी व्याख्या करते टाइम किस किस तरीके की व्याख्या हमको किस बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर संविधान की व्याख्या करनी है तो अपन को क्या चीज़ें देखनी है। तो निम्न बातों का ध्यान रखना है आपको संविधान की व्याख्या करते समय। पहली बात तो उदारतापूर्वक आपको उसकी व्याख्या करनी है कि संकुचित होकर नहीं, उदार बुद्धि से आपको उसकी व्याख्या करनी है। दूसरा ये कि संकुचित या फिर संकीर्ण धारणा नहीं रखनी है आपको। तीसरा है कि संविधान के जो सभी भाग है और सभी उपबंध है उनको प्रभावी रूप मिल जाए, इसी अनुसार को व्याख्या करनी है कि कोई भी एक दूसरे के ऊपर ना हो। तो अगला ये है कि ऐसे व्याख्या करो कि उनके जो उपबंध है उसमें कोई विरोध या फिर असंगति उत्पन्न ना हो। और अगला है संविधान की व्याख्या ऐसे करो कि संविधान का लक्ष्य प्राप्त हो सके, और ऐसे व्याख्या करो कि देश के प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता का फल प्राप्त हो सके। तो संविधान की व्याख्या में कुछ सिद्धांत उपयोग में आते हैं। तो आच्छादन का सिद्धांत क्या होता है, वो अनुच्छेद 13(1) में बताया हुआ है कि जो संविधान से पूर्व में जो भी विधियाँ चल रही थी अगर वो संविधान से असंगत है तो संविधान से मूल अधिकारों से असंगत है तो वो आच्छादित हो जाती है, मतलब उस पर ग्रहण लग जाता है। अगर उसमें कोई पश्चातवर्ती अनुकूल संशोधन किया जाता है तो वो ग्रहण हट जाता है और वो पुनर्जीवित हो जाती है। लेकिन जो अनुच्छेद 13 के खंड 2 में बताए हुए ना संविधान के बाद में जो भी विधियाँ बनेगी उसको कहा जाता है कि वो पहले से ही शून्य होती है, तो उस पर आच्छादन नहीं लगता है, वो तो शून्य होती है। अगर उसको संविधान ने घोषित कर दिया ना तो आपको उसको सुधारने के लिए नया अधिनियम ही पारित करना पड़ेगा। अब उसमें संशोधन करके उसको वापस जीवित नहीं कर सकते, लेकिन इसको भी अलग अलग निर्णयों में लागू कर दिया है अनुच्छेद 13 के खंड 2 पर भी। ये अपन संविधान पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ ये समझ लो आच्छादन का सिद्धांत जनरली अनुच्छेद 13 के खंड 1 के लिए। तो दूसरा होता है पृथक्करण का सिद्धांत। आच्छादन को कहते हैं इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। पृथक्करण के सिद्धांत को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, मतलब कि किसी अधिनियम का अगर एक भाग वैधानिक है और दूसरा अवैधानिक है और इन जो भागों को अलग किया जा सकता है और अलग करने पर भी वो जो अधिनियम है उसका उद्देश्य विफल नहीं होगा तो आप उसको पृथक कर सकते हो, और जो वैधानिक भाग है वो वैधानिक रह जाएगा और अवैधानिक भाग को हटा दिया जाएगा। लेकिन अगर पृथक नहीं हो सकते हैं ये भाग तो पूरा अधिनियम ही असंवैधानिक हो जाता है, तो इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, मतलब जो अलग हो सकता है उसको अलग करके जीवित रखने दो। अब अगला सिद्धांत होता है सार तत्व ग्रहण का सिद्धांत, कि डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। तो जनरल नियम क्या है कि जो संसद है वो उन्हीं विषयों पर विधि बना सकती है जो उस पर उसकी अधिकारिता है, जैसे कि जो संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय है ना, और राज्य जो है राज्य सूची के विषय पर और समवर्ती सूची में जो विषय है उन पर विधि बना सकती है। लेकिन अगर दो विधायिका अपने क्षेत्र को बाहर कोई विधि बना रही है और दूसरी विधायिका के क्षेत्र को आंशिक रूप से छू जा रही है उसकी विधि, तो सिर्फ इस आधार पर उस विधि को असंवैधानिक नहीं मान लिया जाता, बल्कि उस विधि का सार तत्व देखा जाएगा कि किस उद्देश्य के लिए वो विधि बनाई हुई है। तो वो विधि बस अकस्मात या फिर अनायास रूप से अन्य सूची के विषय को छू जा रही है, इसके कारण उसको अवैधानिक नहीं घोषित किया जाएगा। मतलब इसका मेन उद्देश्य अगर अपने ही क्षेत्र वाले विषय पर नियम विधि बनाना था और गलती से वो दूसरे क्षेत्र पर भी लागू हो जा रही है तो उसको विद्यमान नहीं करेंगे। तो अपने को विधि का पिथ एंड सब्सटेंस देखना है, सार तत्व। तो इसी से संबंधित होता है एक और सिद्धांत रंगनीय विधान, मतलब कि अपन पिथ एंड सब्सटेंस देख रहे हैं और हमको ये पता चल रहा है कि नहीं वो अपने क्षेत्र के लिए विधि नहीं बनाना चाहिए थी, वो जानबूझकर कुछ ऐसा कर रही थी जो कि अनौचित्यपूर्ण तरीके से वो दूसरे विधायक के लिए भी विधि बना दे। तो जो काम एक विधायिका प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकती है उसको परोक्ष रूप से नहीं कर सकती, तो यही कहता है रंगनीय विधान का सिद्धांत। इसको आभासी विधान भी कहते हैं, क्योंकि किसी विधायिका की विधि को देख के तो नहीं लग रहा है कि वो क्षेत्रातीत जारी होगी अपने, लेकिन उस विधि के अंदर जब अपन जाके देख रहे हैं ना तो अपन को पता चल रहा है कि वो अनौचित्यपूर्ण तरीके से अपनी सीमाओं को लांघ रही है। तो रंगनीय विधान ये कहता है कि जो आप काम डायरेक्टली नहीं कर सकते उसको इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते। अब एक सिद्धांत होता है सशर्त विधान, मतलब कंडीशनल लेजिस्लेशन। मेन कार्य तो विधायिका का ही है कि वो विधि बनाए, लेकिन कुछ परिस्थितियों में वो प्रत्यायोजित विधान की व्यवस्था कर सकती है, मतलब कि विधायिका खुद तो अधिनियम को पारित कर दे लेकिन उसका प्रवर्तन जो है उसकी शक्तियाँ कार्यपालिका को सौंप सकती है, इसको कहते हैं सशर्त विधान। तो विधायिका अपने विधि बनाने के कार्य को किसी अन्य निकाय को नहीं सौंप सकती है, लेकिन उसका जो प्रवर्तन है उसकी शक्तियों को कार्यपालिका को सौंप सकती है। उनकी प्रवर्तन में अगर कुछ भी नियम वगैरह बनाने हैं तो वो कार्यपालिका कर सकती है। तो ऐसा जो विधान बनता है ना उसको कहते हैं सशर्त विधान, जहाँ विधायिका अपने उस विधि के प्रवर्तन की शक्तियों को प्रत्यायोजित कर देती है कार्यपालिका को। तो ये तो गया संविधान की बात। अब आ जाता है कराधान की। जो टैक्स जो लॉ होते हैं ना उसका व्याख्या कैसे करनी है। तो करारोपण से संबंधित जो विधि होती है उसका अर्थान्वयन कठोरता से किया जाना चाहिए। रेवेन्यू का मामला है तो उसको कठोरता से पालन करके सबसे कर वसूलना चाहिए। इसमें संविधान की तरह आप उदारता नहीं बरत सकते हो कि लोगों का कल्याण के लिए नहीं बनता है कराधान, रेवेन्यू के लिए बनता है। तो कराधान विधियों का भी जो अर्थान्वयन कठोरता से किया जाता है। तो क्या नियम है कराधान विधान के, तो कराधान विधियों का व्याख्या जो है अक्षर से की जानी चाहिए पहले। अगर दूसरा है कि संदेह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो व्याख्या निर्धारित के पक्ष में अथवा लोकहित में किया जाना चाहिए। मतलब कि कोई भी असंगतता आ गई किसी भी वाक्य को समझने में तो उसके दो अर्थ निकल रहे हैं, तो आपको जो निर्धारित मतलब कि कर भुगतान जिसको करना है ना उसके पक्ष में जो भी अर्थ निकल रहा है ना उसको ग्रहण करना है, या फिर लोकहित को ऊपर रख लेना है, जैसी भी स्थिति हो। और तीसरा ये कि कराधान संबंधी जो विधि होती है उसको कठोरता से ही अर्थान्वयन किया जाना है अपन को। और चौथा है कि जो शब्द यूज होंगे उसमें उसका प्रचलित और लोकप्रिय अर्थों में ही व्याख्या करनी है अपन को। कर विधियों की व्याख्या ऐसे नहीं करनी चाहिए कि कर चोरी को या फिर कर प्रवंचना को बढ़ावा मिल जाए। और लास्ट है कि छूट संबंधी जो बंद होते हैं उनकी व्याख्या कठोरता से करनी चाहिए। देखिए इतना उदार होकर भी आप हर किसी को छूट भी नहीं दे सकते हो। छूट के जो भी प्रावधान उसमें लिखे हुए हैं ना उसी के अनुसार कठोरता से छूट दी जानी चाहिए। अब आ जाते हैं दंड विधियों की व्याख्या कैसे करनी है। तो इसके लिए दंड विधियों की व्याख्या भी कठोरता से करनी है, लेकिन इसकी व्याख्या दूसरे उदारतापूर्वक लोकहित में भी की जानी चाहिए। क्योंकि कठोरता से तो करनी है, जो अक्षर लिखे हैं जो मनस्थिति होनी चाहिए उसी के अनुसार आपको दंड देना है, लेकिन अगर लोकहित में आपको उसका उदारतापूर्ण व्याख्या भी करना पड़ेगा। अगर असंगत आ जाती है कोई भी तो लोकहित को ज़्यादा ध्यान देते हुए आपको उदारतापूर्वक व्याख्या कर लेनी चाहिए। तीसरा है कि अगर एकाधिक अर्थ निकल रहे हैं तो संदेह उत्पन्न हो रहा है तो ऐसी व्याख्या करनी जानी चाहिए जो अभियुक्त के पक्ष में हो।
वैधानिक विधि का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि अभियुक्त को अपन को फांसी पे चढ़ाना ही है, बल्कि अगर दो व्याख्या निकल रही है किसी भी उपबंध की तो आपको अभियुक्त व्यक्ति के पक्ष में जो अर्थ निकल रहा है उसको ग्रहण करना है। कुछ होता है कि दंड विधियों का जो है भूतलक्षी प्रवर्तन नहीं होता है अगर उस अभियुक्त व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वैसा तो। लेकिन पांचवा होता है कि अगर पश्चातवर्ती विधि को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जा सकता है, अगर अभियुक्त व्यक्ति को लाभ होता है उससे, जैसे कि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम अगर लागू हुआ है तो उसका लाभ दिया जा सकता है। अगला है कि आपको कोई शब्द जोड़ने नहीं है व्याख्या करते समय दंड विधियों की, और उसके बाद है कि जो भी भाषा या फिर शब्द उसका प्रचलित और लोकप्रिय अर्थ में ही आपको ग्रहण करना है। और लास्ट है कि प्रत्येक अपराध के गठन के लिए मनन स्थिति आवश्यक नहीं होती। जैसे कि एक मामला था रणजीत डी उड़ेसी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें एक लेडी चटर्जी लवर नामक पुस्तक का विक्रय कर रहा था अपीलार्थी, और उस पर आईपीसी की धारा 292 के लिए दोष सिद्धि की गई थी। उसका ये तर्क था कि दोष सिद्धि के लिए आपराधिक मनन स्थिति होनी चाहिए, लेकिन उसकी मेंस नहीं था और उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो हर पुस्तक को पढ़कर विक्रय करे, तो उसके पुस्तक के अश्लील होने का उसको ज्ञान नहीं था। तो न्यायालय ने इस धारा की व्याख्या ऐसे की कि जो है धारा 92 की भाषा 292 की भाषा ऐसी है कि अपराधी को दोषित करने के लिए वहाँ मनन स्थिति साबित करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उस धारा में ये वर्ड लिखा हुआ नहीं कि आपका आपराधिक आशय होना चाहिए, आप असली चीज विक्रय कर रहे हो, बस यही पर्याप्त है। और एक और मामला था रतनलाल बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें वो एक 7 वर्षीय बालिका की लज्जा भंग का अपराधी था, 16 वर्ष का एक व्यक्ति, तो उसको दंडित कर दिया गया 6 मास कठोर कारावास से। लेकिन बाद में 1958 में जब अपराधी परिवीक्षा अधिनियम आया तो उस अभियुक्त को उसका लाभ दिया गया, तो परिवीक्षा पर छोड़ा गया। ऐसे ही अशोक कुमार बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा के मामले में ये निर्धारित किया गया था कि दंडित विधियों का कठोरता से अनुपालन किया जाना चाहिए, लेकिन विधि को मूर्त अर्थ प्रदान करने के लिए लोकहित में उसकी उदारता से भी व्याख्या की जानी चाहिए। जैसे कि भारतीय दंड संहिता 1860 की जो धारा 304 का ख है उसमें प्रयुक्त शब्द है मृत्यु के ठीक पूर्व। धारा 304 ख में अपराध के लिए ये जरूरी रहता है कि मृत्यु के ठीक पूर्व किसी महिला को यातना वगैरह दी हुई हो, तो इसका अर्थ ऐसे नहीं लेना चाहिए कि बिल्कुल पूर्व ही मृत्यु के पहले ही उसके साथ यातना की गई हो, तो इसको लोकहित में इसका प्रतिबंधित अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए। और ये जो मृत्यु के ठीक पूर्व है वो युक्त समय से लिया जाना चाहिए इसका अर्थ, मतलब ऐसे पूर्व जिसका कि महिला के दिमाग में प्रभाव रहा हो वो कृत्य करते समय, आत्महत्या वगैरह करते समय। जरूरी नहीं मृत्यु के पहले, जस्ट पहले ही आपको यातना वगैरह दी हुई हो। आ जाते हैं प्रक्रियात्मक विधियों की व्याख्या कैसे की जानी चाहिए। तो प्रक्रियात्मक विधि का उद्देश्य होता है न्याय को बढ़ाना और न्याय के लक्ष्य की प्राप्ति को सुकर बनाना। तो अगर प्रक्रियात्मक विधि जो है 2 या 2 से अधिक अर्थ दे रही है तो उसकी व्याख्या ऐसे की जानी चाहिए कि न्याय को सुकर बनाया जा सके, बल्कि इसकी व्याख्या जो है उदारतापूर्वक की जानी चाहिए ताकि सारभूत विधियों को आप प्रभावित रूप दे सको।